थे कि डीसीटी जो प्री लीगेसी डाटा कैप्चर के बाद जो प्री माइग्रेशन डाटा हम कैसे कैप्चर करेंगे उसके लिए ट्रेनिंग सेशन किया गया है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये हम कैसे प्री माइग्रेशन डाटा कैप्चर करेंगे। ऑलरेडी आप सबको भी बता चुका दिया गया है कि जो लेगेसी डाटा मतलब मेंबर और पैक के बीच में जो डाटा है वो कैसे एंटर होता है। ज्यादातर पैक में भी काम चल रहा है लीगेसी डाटा का, लेकिन अभी लीगेसी डाटा अभी कंप्लीट हो चुका है जो जो पैक में, तो वो आगे वाला एंट्री जैसे कि प्री माइग्रेशन जो स्टेज है उसको कैसे एंटर करेंगे। अभी देखिए मैं एक पैक का मैं लॉगिन कर रहा हूँ, उसी हिसाब से कैसे प्रोसेस हम आगे बढ़ेंगे लीगेसी डाटा तक तो चेक करेंगे। जैसे कि हमने जितना भी पैक का मॉड्यूल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल मतलब मेंबर का डाटा जो 31/3/23 तक जो भी एंटर हमने किए हैं टीसीडी टूल्स में, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेंगे, हम एनालाइजर रन करेंगे। ये एनालाइजर क्या होता है, जो हम डाटा एंटर किए थे उसमें क्या क्या हमने गलत एंटर किए होंगे तो उसमें शो करेगा एनालाइजर में। जैसे कि एनालाइजर इसमें क्या है, एनालाइज एंड व्यू। एनालाइज मतलब वो टोटल डाटा को मेंबरशिप लोन जितना भी हमने मॉड्यूल हमने एंटर किए हैं वो सारा डाटा को एनालाइज करेगा। वो आपको प्रॉपर डाटा शो करेगा कि इस प्रोफाइल में पर प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा प्रोफाइल में क्या एरर है वो आपको शो करेगा। जैसे कि एनालाइजर में जब आप क्लिक करोगे तो इसमें मॉड्यूल वाइज शो करेगा। जैसे कि इसमें मेंबरशिप है, लोन है, जितना भी मॉड्यूल आपने एंटर किए हैं तो आप एक एक मेंबर के लिए एनालाइज कर सकते हैं, नहीं तो अदर देन पूरा ऑल करके आप एनालाइज कर सकते हैं। जब आप एनालाइज करोगे तो इस हिसाब से प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि ये प्रोसेसिंग इसीलिए मोबाइल एनालाइज प्रोसेस कंप्लीटेड। क्या मैं से पूछवा लूं सर वेट करना है क्या? अपन को नौ पासवर्ड बनाने है, अपन को पता का है पासवर्ड नौ बनाने है। जब देते खोले तो अपन को नौ बनाने है पासवर्ड। ओके ठीक है सर, जब हम एनालाइज हम क्रिएट मतलब होगा तो एनालाइज सक्सेसफुली, तो उसी टाइम कोई मेंबर का ये टोटल इशू काउंट मतलब टोटल मेंबर कितना मेंबर का इशू आया इधर शो करेगा। टोटल केस कौन सी टाइप का, मतलब जैसे कि एज का प्रॉब्लम है या कौन सी हिसाब से तो शो करेगा। तो कितने टाइम में एनालाइजर हमारा कंप्लीट हुआ तो इस हिसाब से शो करेगा आपको। तो उसके बाद क्या करोगे, सेम एज एनालाइजर में जाके व्यू में क्लिक करोगे। जब व्यू में क्लिक करोगे तो आप चाहो तो इसमें मॉड्यूल, क्योंकि ये जो हमने जो आपको दिखा रहे हैं उसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए सारा टोटल इशूज काउंट और टोटल टेस्ट कैसे 0 आ रहा है। तो आप जो भी पैक आपका पूरा मेंबर लेवल डाटा कंप्लीट होने के बाद पहले एनालाइजर आप रन करोगे। उसके बाद जो एनालाइजर जो व्यू है उसको चेक करोगे कौन सी मेंबर में गलत एंटर किए हैं आपने। समझ आ रहा है सर? हेलो टीम अतिशय ठीक है, आप लोग है ना कनेक्टेड? जी सर समझ में आ रहा है। जी जी ठीक है मतलब आपकी तरफ से थोड़ा रेस्पॉन्स आएगा तो मुझे बोलने में थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए सर। जी सर कंटिन्यू करिए आप, या कोई इशू रहेगा हम बता देंगे। ओके ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आपने जब एनालाइजर तक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लीगेसी डाटा साइन अप। लीगेसी डाटा मतलब आपका जो मेंबर लेवल का डाटा आपने कैप्चर किए है उसका साइन अप। पहले एनालाइजर 0 होना चाहिए, जो भी इशू शो करेगा पहले एनालाइजर 0 होना चाहिए, उसके बाद हम साइन अप में जाएंगे। जब हम लीगेसी डाटा जब साइन अप कर रहे हैं पहले पैक सचिव से, नहीं तो जो उनका पैक जो अंडर में ब्रांच है उनसे साइन अप कर दीजिए कि आपने जो दिए थे डाटा हमारा रिपोर्ट वाइज करेक्ट है। करेक्ट होने के बाद एनालाइजर रन कीजिए, उसके बाद लीगेसी डाटा साइन अप कीजिए। जब आप लीगेसी डाटा साइन अप करेंगे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनिशिएट आएगा, तो उसको क्लिक करेंगे तो अकाउंट वाइज वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो आपने पैक का जो मेंबर वाइज डाटा आपने चढ़ाए थे वो सारा प्रोडक्ट शो करेगा। जैसे कि कस्टमर मतलब मेंबरशिप, लॉन्ग टर्म जो भी लोन है पैक के अंडर में जो भी डाटा आपने चढ़ाए सेम है शो करेगा। इसमें वेरिफिकेशन स्टेटस में पूरा टिक 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 मतलब टिक मार्क आना चाहिए। इसमें बाई चांस कोई गलत आ रहा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए पहले लीगेसी डाटा को क्लियर करना है एनालाइजर में। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे। सेम एज प्रोसेस कंप्लीट होगा तो
फिर और एक बार हमारे पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 4 जो है हमारा लीकेज डाटा क्लोज होगा तो नेक्स्ट वन आएगा प्री माइग्रेशन डाटा। समझ, स्टेज 2 गया तो उसके बाद स्टेज 3। इसीलिए हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे रखे हैं। कभी कभी क्या होता है, पैक क्या करता है, विलेज के लिए नया विलेज ऐड कर देता है, कोई विलेज फिर डिलीट मार देता है। इसीलिए हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 रखे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद साइन अप, लीगेसी डाटा साइन अप। तो बस साइन अप जब करेंगे, ये प्रोसेस पूरा डाटा जो है हमको साइन अप के लिए प्रोसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो उसके बाद साइन अप पेज आएगा। इसमें देखिए प्रोसेसिंग मेंबरशिप 211, इसका टोटल मेंबरशिप है 211 और उसमें 97, 106 इसी हिसाब से वो प्रोसेस कैलकुलेट करता है जो डाटा हमने चढ़ाया है। क्लिक टू साइन अप द मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मॉड्यूल लेवल है, जो लीगेसी डाटा है, ये अभी साइन अप होगा। जब साइन अप हम क्लिक करेंगे तो इसमें इस टाइप का सरफेस आएगा। प्री डाटा माइग्रेशन प्रोसेस। तो इसमें जो प्री डाटा माइग्रेशन प्रोसेस है, इसमें क्या है, होम है, मास्टर डाटा कॉन्फ़िगरेशन, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, गवर्नेंस, रिसीवेबल, पेबल, ऑडिट बैलेंस और डीसीटी साइन अप। तो इसमें जब हम इसमें स्टार्टिंग में आएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऑडिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस हमने चेक करेंगे। ये स्टेज 1 है, मतलब प्री माइग्रेशन आने के बाद पहले ये है ऑडिट बैलेंस। ऑडिट बैलेंस क्या है, हमने जो पैक का मेंबर लेवल डाटा हमने चढ़ाए हैं डीसीटी में, प्री लीगेसी डाटा में जो डाटा है उसका क्लोजिंग जो बैलेंस है 31/3/2023 के हिसाब से, जो आपने वेरिफिकेशन डन किया है उसी हिसाब से टोटल डाटा इसमें शो करेगा। क्या क्या मेंबर लेवल डाटा आपने डीसीटी में एंटर किए हैं। करेक्ट है? समझ आ रहा है सर? जी। जो हमने मेंबर लेवल का डाटा हम डीसीटी में एंटर किए हैं, तो जब हम ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है तो इसमें ही शो करेगा। जैसे कि पेड अप कैपिटल में टोटल अमाउंट कितना है। ये जैसे कि सेविंग एंड करेंट डिपॉजिट मतलब मेंबर का कोई सेविंग डिपॉजिट करता है तो उसी हिसाब से ये है लोन है। देखिए जैसे कि ये लाइबिलिटीज एसेट्स है, आपका बैलेंस शीट जिस हिसाब से बनाते हो 31/3/23 का, सेम एज इस तरह का हमारा भी ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में सेम एज आपको चढ़ाना होगा। इसे चढ़ाना होगा क्योंकि आपको मेंबर लेवल हमको चढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने एंटर कर चुके हैं। तो रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल है जो भी अकाउंट्स है वो सारा बैंक का और पैक के बीच में वो सब हम चढ़ाएंगे। तो जैसे कि इसमें केसीसी लोन, प्रिंसिपल, अदर्स, ये सब लोन ऑटोमेटिकली हमने कैप्चर किए थे डीसीटी टूल्स में प्री लीगेसी डाटा में। तो ये ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग जो है 31/3/23 तक ऑटोमेटिकली इसमें शो करेगा। जितन जी 1 मिनट इंटरप्ट करेंगे हम बताइए सर। आपने बोला कि मेंबर का डाटा चढ़ा दिया, मेंबर को ओके कर दिया, मेंबर को ओके करने के बाद हमने ये ट्रायल बैलेंस निकाला। हाँ। तो सर अभी जो सोसाइटी जो है ना टैक्स वाला, हाँ। इसने जो लोन लिया है, इसने जो शासन में कैपिटल दिया है, उसकी एंट्री कहाँ हुई अभी? बैंक से लोन लिया ना। हाँ, तो उसकी एंट्री हमने कहाँ करी? उसका मॉडल नहीं आया ना अभी। मैं थोड़ा वेट कीजिए सर, मैं मतलब अच्छा, स्टेज बाय स्टेज आपको बताते जाऊंगा कि आप किस हिसाब से जाएंगे आगे, क्योंकि मैं बीच में डायरेक्ट ये भी सिर्फ मेंबर का चल रहा है ना? नहीं, मेंबर का चल रही ना है। जब हम पैक और बैंक का ही फर्स्ट स्टेज है। पैक और बैंक का हम कैसे एंटर करेंगे पैक और बैंक? पहले तो हम मेंबर लेवल पैक मेंबर का डाटा चढ़ा दिए, अभी बैंक का और पैक का डाटा चढ़ाएंगे ना इसमें। अर्जुन तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ बेटा जी सर, जी सर। अभी चलिए एक्चुअली मेंबर्स का डाटा दिखा रहे हैं अभी तो बाकी मेंबर का डाटा ही है।
अभी प्रोसेस वाइज जो है सर, पहले मेंबर लेवल डाटा हमने डीसीटी में किया, वो रिपोर्ट में कैसा वो शो करेगा बोल के बता दिया अभी तक। ठीक है, उसके ठीक है, बाद जो ठीक है, ठीक है। जो नॉन क्रेडिट नॉन एफएस जो भी 31/3/23 बैलेंस शीट में हेड्स है, वो कैसा चढ़ाना, बैंक का, इन्वेस्टमेंट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का, वो पूरा हम बताएंगे सर। आप ठीक जो है, भी ठीक है, ठीक है। लास्ट में आप अगर आपको डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लीजिए। जी, 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 बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, मैं इसीलिए वो रिपोर्ट ओपन किया, बताया कि प्रोसेस के लिए, क्योंकि पहले तो हमारा होम है मास्टर डाटा में, क्यों ऑडिट बैलेंस तक आया, इसीलिए क्योंकि पहले हमको ये देखना है हमने जो चढ़ाए थे वो कितना सही है क्या गलत है। अब में बैलेंस शीट में इतना डाटा था, तो सेम है जो ओपन ट्रायल बैलेंस आएगा तो पेड अप कैपिटल में बैलेंस शीट में कितना है, ये सही है क्या, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। ये रिपोर्ट हमको देखेंगे, हम बाई चांस एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट बढ़ता जाएगा, जैसे हम एंटर करेंगे सेम एज इसमें आएगा। ठीक है सर, ठीक है। जैसे कि हमने देखे कि पहले हमको क्या करना है, ऑडिट में जाके जब प्री माइग्रेशन ओपन पेज ओपन होगा, पहले ऑडिट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/23 को ओपन करना है और उसमें देखना है हमारा मेंबर लेवल का डाटा जो चढ़ाए थे उसका अमाउंट करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है एज पर द 31/3/23 का बैलेंस शीट के हिसाब से। तो उसके बाद क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वो तो रिपोर्ट निकाल दिए, तो उसके बाद हम मास्टर डाटा कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। जब मास्टर डाटा कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इसमें देखिए 5-6 टाइप का आ रहा है ऑप्शन, जैसे कि एसेट्स मैनेजमेंट, बोरोइंग, एफएस, लोन्स, मर्चेंडाइज एंड पीडीएस। ये सब क्या है कि पैक का जो भी बैलेंस शीट के हिसाब से, ये एसेट्स एंड बोरोइंग, एसेट्स एंड मैनेजमेंट क्या है, ये है पैक का डेड स्टॉक वगैरह। जो पैक ने जो डेड स्टॉक 31/3/23 में जो डेड स्टॉक सत्यापन के हिसाब से जो डेड स्टॉक बचा है उसमें हमको क्रिएट करना है, जैसे कि एसेट्स मैनेजमेंट, ये डेड स्टॉक है। ये बोरोइंग मतलब पैकर बैंक से जो बोरोइंग लिया था उसका वो जो अकाउंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट डेफिनेशन है कि एलटी का किस चीज के लिए लिया था, केसीसी के लिए किस चीज के लिए लिया था, या गोल्ड लोन है किस चीज के लिए लिया था, उसी हिसाब से हम बोरोइंग में इधर प्रोडक्ट डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद एफएस, एफएस को सारे लास्ट में आपको एफएस के बारे में समझाऊंगा। पहले ये सारा जो मॉड्यूल है ये सब कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एफएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लोन्स है, लोन्स है स्केल ऑफ फाइनेंस, यूनिटी कॉस्ट, ये इंटरेस्ट पॉलिसी, ये सब है जो कि आपका जो लोन है स्केल ऑफ फाइनेंस कितना है, यूनिटी कॉस्ट कितना है, जैसे कि एमटी लोन होगा एक ही यूनिटी में कितना दे सकते हो, इंटरेस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, ये व्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन, ये सब क्या होगा इस हिसाब से बताऊंगा। उसके बाद मर्चेंडाइज, जो पैक मर्चेंडाइज करता है तो उसका क्या क्या है, गोडाउन है, एचएसएन कोर है, पैरामीटर्स है, ये सब हम सेमएस देखेंगे। तो उसके बाद पीडीएस, कोई पैक पीडीएस करता है तो पीडीएस का भी एंटर इसमें करेंगे। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि पैक ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, जैसे कि हिस्से में किया है या अदर ट्रस्टी में किया है या एफडी की बना है बैंक में, तो सेम एज हम इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद बोरोइंग, हमने इसमें प्रोडक्ट डेफिनेशन कर दिया मास्टर डाटा कॉन्फ़िगरेशन में। ये जो बोरोइंग है तो जो भी अकाउंट आपके 31/3/2023 में बचा होगा आउटस्टैंडिंग, वो अकाउंट को अकाउंट क्रिएट करेंगे और डिसबर्समेंट भी करेंगे। तो उसमें उसके बाद गवर्नेंस, गवर्नेंस भी इसमें क्या होता है, पैक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जैसे कि नॉमिनेटर और इलेक्टेड मेंबर जो है, जैसे कि आपका जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है कौन कौन है और इलेक्टेड मेंबर कौन कौन है, इसमें हम कैप्चर करेंगे। और एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स में आपका जो भी पैक का जो भी जितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन डिटेल्स हम एंटर करेंगे। और रिसीवेबल जो पैक का रिसीवेबल क्या है, जो पैक से जो प्राप्त करना है वो वाला एंटर करेंगे, और जो देना है पेबल में हम एंटर करेंगे। उसके बाद ऑडिट बैलेंस, हमने देख चुके हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे ओपन करना है, और उसके बाद एंटर मॉड्यूल ओपनिंग ट्रायल, हम इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा हेड में क्या गलत है, हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से चेक कर सकते हैं, और पार्किंग अकाउंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसका जब हम एंटर करने के बाद पूरा हमारा ये ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, ये जो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है ये पूरा है, जिसके आपके बैलेंस शीट के हिसाब से टैली होने के बाद उसके आपके एआरसी साहब के टैली मतलब साइन होने के बाद कि हमने जो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस चढ़ाया है, ये आपका जो भी आपका हायर अथॉरिटी है वो साइन करने के पैक सचिव और एआरसी साहब और रिस्पेक्टिव जो ब्रांच मैनेजर साहब है वो साइन करने के बाद आपको साइन अप करने का ऑप्शन आएगा। तो आप इसमें क्लिक करके डीसीटी फ्रॉम वेरिफिकेशन जो भी है आपको साइन अप करना पड़ेगा।
तो सेम एज हम स्टार्टिंग में जाएंगे सर। ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है मास्टर डाटा इन्वेस्टमेंट, ये क्लियर हो गया सर? सर एक बार सारे हेड उसमें क्लियर कर दें। ओके ठीक है, अभी एक हेड को हम चेक करेंगे। अभी एक हेड को हम कैसे एंटर करना है आप सबको बताता हूं अभी। ठीक है, जैसे कि हमने आएंगे मास्टर डाटा में एसेट्स मैनेजमेंट जब क्लिक करेंगे, ये जो डेड स्टॉक है पैक का, जो डेड स्टॉक है जैसे कि चेयर टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है कंप्यूटर जो भी का जो डेड स्टॉक है, सत्यापन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा, क्लोजिंग जो बचा होगा 31 दिन 23 में, इसमें जब हम कैटेगरी आइटम क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें फिक्स एसेट्स आएगा, डेड स्टॉक फिक्स एसेट्स है। तो सेम एज कैटेगरी इसमें ऑलरेडी मतलब क्रिएट किया गया है, आपको कैटेगरीज में क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन एंड व्हीकल एंड अदर फिक्स एसेट्स। तो सेम है, जब एसेट्स मैनेजमेंट में क्लिक किए तो ऑलरेडी हमने कैटेगरी मास्टर हमारा हो गया है। तो हमको क्या करना है, आइटम मास्टर। आइटम मास्टर क्या है कि हमने जो भी आइटम हम शो किए कि हमारे पास चेयर है, 10 चेयर है, दो कंप्यूटर है, एक व्हीकल है, एक जो भी है, तो आपको आइटम मास्टर में एक एक करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि हम क्लिक करेंगे इसमें आइटम मास्टर आएगा। आइटम मास्टर में देखिए इसमें कैटेगरी नेम, रीजनल कैटेगरी नेम, आइटम नेम, रीजनल आइटम नेम, डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल, इज रेंटेबल या इंश्योरेंस रिक्वायर्ड। तो सेम है, जब इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा कैटेगरीज नेम। आपके पास जो भी चेयर है, जैसे कि आपके पास 4 चेयर है, आपने 31-23 में लिखे हैं सत्यापन के हिसाब से मेरे पास इतने अमाउंट का डेड स्टॉक है, जो अमाउंट है वो चेयर किस में जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्सर में। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज का है, कंप्यूटर है क्या, सेम है, इसमें क्लिक करोगे। साइकिल होगा तो इसमें क्लिक करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग या गोडाउन होगा तो इसमें क्लिक करके आपको इसमें आइटम नेम डालना है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि गोडाउन है, सेम है, आपको इसमें टाइप करना है। गोडाउन है तो उसको आपको क्लिक करना है। तो जब क्लिक करोगे इसमें गोडाउन जो है इसमें रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से आएगा। तो उसके बाद शॉप नेम, आइटम शॉर्ट नेम जो है इसमें क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ऐड कर सकते हो, शॉप है या जिस हिसाब से शॉर्टकट नेम आपको याद होगा तो सेम है, शॉर्टकट नेम आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद इज डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल। हर साल आप जब वो गोडाउन को डेप्रिसिएट कर रहे हो क्या, जब आप कर रहे हो तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो रेंटल, कोई गोडाउन आपने रेंट में दिया है, कोई आपके पास पैक में बिल्डिंग है, एक्सेस बिल्डिंग है, कोई रेंटेड में लगा है पैक का, तो इसमें आप रेंटेड में ऐड कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद इज इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, वो पैक जो गोडाउन है या कोई भी आइटम आपको इंश्योरेंस चल रहा है तो उसको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड में क्लिक करना है, तो आपको सेव करना है। ये सबको कंपलसरी है कि आपको टिक मार्क मारना है। बाई चांस इसमें आप रेंटल में जब आप टिक नहीं मारोगे तो आप में रेंटल मास्टर में आपको इसमें वो प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। और डेप्रिसिएशन इसमें टिक नहीं करोगे तो उसमें डेप्रिसिएशन मास्टर में आपको शो नहीं करेगा। उस हिसाब से अच्छे से इसको पर प्रोडक्ट को आपको असाइन करना पड़ेगा, या रेंट डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल, या रेंट मिल रहा है क्या, रेंट में लगा है क्या, इंश्योरेंस है क्या, आपको हर प्रोडक्ट को अच्छे से आइटम मास्टर में क्रिएट करना है आपको। रेंट और इंश्योरेंस का लगा हुआ तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है सर। क्या सर? रेंटल अगर होगा तभी टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। रेंटल होगा तो ऐसा नहीं कि हमारे पास रेंटल नहीं है तो हमको टिक करेंगे। मैं इसीलिए बोला रेंटल टिक के लिए कि आप रेंटल टिक करोगे तो हमारे पास रेंटल मास्टर है, तो आपको उधर फील करना है कि कितने, कब पॉलिसी डेट कब था, कब रेंट लिया, कितना मंथली कितना है, तो उसमें फिलअप करना पड़ेगा। जब हम ERP में जाएंगे तो इस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट जो भी रेंटल अमाउंट है आपको रिसीव करेंगे, ऑटोमेटिकली शो करेगा। ओके ठीक है, तब ये फिलअप करने के बाद आप सेव करोगे। तो जब आप सेव करोगे तो फिर मास्टर डाटा में हमें आइटम मास्टर चले गए, तो वेंडर मास्टर हमने जो आइटम क्लियर किए, तो वेंडर आपके पास डाटा होगा तो वेंडर का नेम, बाई चांस 1-2 साल पहले वो नया प्रोडक्ट आया खरीदे थे, उसके पास आपके पास जो भी वेंडर है जो परचेज जहां से किए थे उसका नाम होगा, तो आप इधर नाम भी डाल सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन भी डाल सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं है या नहीं इन्फॉर्मेशन मिली है तो छोड़ सकते हैं।
आपके पास वेंडर मास्टर का नाम होगा तो जो भी होगा तो प्रोडक्ट डालना है, छूट सकते हैं इसको। वेंडर मास्टर में जो प्रोडक्ट आपके पास बचा है उसका वेंडर होगा तो वेंडर मास्टर में वेंडर में नाम पता होगा तो वेंडर मास्टर में आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद रेंट मास्टर ऑलरेडी आपको बताया था रेंट मास्टर क्या है। आइटम मास्टर में आपने रेंट मास्टर में टिक किए होगे तो इसमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट शो करेगा। जो भी कैटेगरीज मास्टर में ये सब ऑटोमेटिकली कैटेगरी हमारा है रेंट मास्टर आइटम मास्टर, इसमें ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर में क्लियर रेंट में टिक मारा होगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर में शो करेगा वो नाम। तो फ्रीक्वेंसी आप किसी हिसाब से जो भी रेंट दिए गया है आप किसी हिसाब से कलेक्शन कर रहे हो, मंथली कर रहे हो या डेली कर रहे हो तो उस हिसाब से टिक करना पड़ेगा। रेंटल जो मंथली अमाउंट है डेली अमाउंट कितना मिल रहा है सेम एज डालना पड़ेगा रेंट अमाउंट, मिनिमम रेंट अमाउंट कितना मिल रहा हो तो उस हिसाब से डालना पड़ेगा। और कब से पॉलिसी हो रेंट पे एग्रीमेंट हुआ है वो भी आप डाल सकते हो इसमें। उसके बाद हम जाएंगे डेप्रिसिएशन मास्टर, जैसे कि रेंट मास्टर जैसा है सेम एज डेप्रिसिएशन मास्टर में आइटम मास्टर में टिक किया तो सेम एज प्रोडक्ट वाइज आपको शो करेगा। जैसे कैटेगरी आ गया डेप्रिसिएशन, जैसे कि इसमें क्या है प्रोडक्ट वाइज आपको शो करना नहीं पड़ेगा, आपने कौन सी कैटेगरी में कौन सा ऐड किए हो उसी हिसाब से हमने कंप्यूटर को कितना डेप्रिशिएट करते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर को कितना डेप्रिशिएट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को कितना डेप्रिशिएट करते हैं, इसमें आइटम वाइज नहीं आएगा, कैटेगरीज वाइज आएगा। तो उसी हिसाब से आपने कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% या 14% या 13% आप ले रहे हो उसी हिसाब से सेव करोगे। इसी हिसाब से आप करेक्टली सेव करोगे तो जब आप ईआरपी में जाएंगे नेक्स्ट साल के लिए तो आपको इसमें परसेंटेज ऐड करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका डेप्रिशिएट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। बताइए सर। जैसे आपने लैंड बिल्डिंग का जो बताया उसमें कई बार 2 डेप्रिसिएशन रेट हो सकते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि ये तो वन टाइम ही ले रहा है डेप्रिसिएशन रेट। नहीं नहीं बताइए कौन सी 2 बार जो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हैं आप। ये जो कुछ क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड। जाएंगे ये भी तो हो सकता है यार कि डेप्रिसिएशन तो स्टेट लेवल पे तय कर ले, हो सकता है हाँ, तो ये सही। कंप्यूटर पे 10% वैसे है, 15% है, फर्नीचर पे 10 है, तो ये तो स्टेट लेवल पे भी हो सकता है ना, बार बार एंट्री करने से अच्छा है। वो तो सही है सर, आप जैसे बताए वो तो सही है क्योंकि हमको हाँ। हर प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगरीज के हिसाब से ऑलरेडी हमने चलता है, लेकिन पैक लेवल पे क्या होता है वो उसी हिसाब से हम हाँ। प्रोडक्ट के हिसाब से हम ऐड करना पड़ेगा। नहीं वो सर ठीक है, अगर पर हम ये सर वन टाइम कर आपको सकते मेल हैं। कर रहे हैं कि सभी प्लेस में आप ये डाल के दे दें तो चलेगा क्या? क्या क्या सर? प्री फिल्ड हम लोग रेट दे दें आपको जो कि एप्लीकेबल हो जाएंगे सारे सोसाइटीज के लिए। नहीं नहीं पहले हमको देखना है कि सारा सोसाइटी एक जैसा काम कर रहा है क्या नहीं, ही होगा। तो उसी हिसाब से हम। डेप्रिसिएशन तो सभी जगह सेम है यहाँ पे। सर थोड़ा आपका आवाज ना थोड़ा इको हो रहा है इसलिए मुझे तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। सर हमारा ये कहना है जैसे मध्य प्रदेश में सारी सोसाइटीज में एक ही रेट चलेगा डेप्रिसिएशन का। हाँ वो तो सही है, हम इस हिसाब से चलेगा, लेकिन सर आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमने जो डाटा ले रहे हैं वो अलग मतलब नहीं, 31 आपकी दिन आवाज 23 नहीं का आ रही। डाटा है। क्या सर सर? आप इसको प्री फिल्ड नहीं कर सकते हैं क्या? वो तो आपने एक जैसा करे तो आप उसी हिसाब से हायर अथॉरिटी से लेटर लेके हमको भेज सकते हैं कि हम सब सारे जगह में एक जैसा करेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके ओके। दूसरा सर जैसे लैंड बिल्डिंग है उसमें शेड वाली और विदाउट शेड कुछ होती है जिसमें डेप्रिसिएशन के रेट अलग अलग हो सकते हैं। कोई एसेट होती है जिस पे 100% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ओके। जैसे नॉन आरसीसी वाली जो होती है उसपे ये 100% डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है, ये गोदरमऊ का केस है। आपको तो उस केस में ईआरपी उसको आपको ईआरपी में अलग से स्क्रीन आ जाएगा डिप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट्स नाम से, उसमें जो अभी आपने डिफाइन किया वो इधर दिख जाएगा। अगर उसमें कोई चेंज किया कुछ मॉडिफिकेशन होता वो उधर एडिटेबल रहता। अच्छा ईआरपी आइटम में वाइज, जाने के बाद। हाँ आइटम वाइज क्रिएट होता उधर। जो अभी हम 31/3/23 आपने ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, फिक्स्ड किया, इसलिए डायरेक्ट आइटम और ओपनिंग बैलेंस लेता है इधर। ठीक है सर। ठीक है जी। तो सेम में जो हमने जो भी है डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करना है कितना परसेंट ले रहे हैं कंप्यूटर के लिए, फर्नीचर के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, इसमें ऐड करोगे। इसमें ऐड करने के बाद असेट्स ओपनिंग बैलेंस,
जैसे कि हमने एसेट्स मैंने जब क्लिक करा समय पहले तो ये हो गया हमारा कैटेगरीज क्या है, आइटम मास्टर है क्या है, वेंडर कहाँ से परचेज किए थे, रेंट के लिए जो प्रोडक्ट रेंट है उसका कितना मंथ है, डेप्रिसिएशन क्या है पर प्रोडक्ट, जो भी आइटम जो कैटेगरीज है उसका कितना परसेंट है। उसके बाद एसेट्स ओपनिंग बैलेंस। एसेट्स ओपनिंग बैलेंस में क्या होगा, हमने जो आइटम क्रिएट किए थे, जो भी हम परसेंटेज डाले थे 31/3/23 में, जो पैक का जो भी बैंक का जो होगा, जो भी प्रोडक्ट वो दिखाए होंगे जो हमने क्रिएट किए हैं, उसका ऑटोमेटिकली इधर एसेट्स ओपनिंग बैलेंस में ऑटोमेटिकली शो करता है ये आइटम है। तो हमको ओपनिंग स्टॉक कितना है, जैसे कि हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट है, 4-5 कंप्यूटर है, तो सेम एज ओपनिंग स्टॉक इन क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी आएगा कि 5 कंप्यूटर है, कैटेगरीज कंप्यूटर होगा, आइटम नेम कंप्यूटर होगा, ये सिलेक्ट मतलब उसी से आपको टिक मार्क बॉक्स आएगा। तो उसके बाद क्वांटिटी कितना है, मेरा 5 कंप्यूटर है, तो परचेज 5 कंप्यूटर का परचेज कितना हुआ था, तो सेम एज डालोगे। और ओपनिंग बैलेंस करंट वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस करंट वैल्यू मतलब 31/3/2023 का वो कितना है, तो आपको इधर टोटल अमाउंट डालना है, तो उसके बाद सेव करना है। जो भी हमने आइटम मास्टर में हम क्रिएट किए हैं डिप्रीशन जो सर करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली इसमें सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपको ओपन कितना क्वांटिटी है कंप्यूटर में, कितना क्वांटिटी है, परचेज अमाउंट कितना है वो 5 का, और ओपनिंग बैलेंस कितना सेव करके आपको टिक टिक करके सेव करना है। क्लियर है एसेट मैनेजमेंट? हाँ जी सर। तो नेक्स्ट आएंगे बोरोइंग। बोरोइंग्स मतलब पैक ने जो लोन लिया था तो किस चीज के लिए लिया था, और रीपेमेंट मोड किस हिसाब से दे रहे हैं, तो इसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट डेफिनेशन करेंगे बोरोइंग्स का। ये देखिए प्रोडक्ट, इसमें स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा पर्टिकुलर पैक का, तो सेम है जो प्रोडक्ट आएगा। जैसे कि प्रोडक्ट में केसीसी, कमर्शियल केसीसी, एलटी लोन से या एमटी कन्वर्सन लोन या एमटी लोन से अदर्स लोन, सेम है जो आपको इसमें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद जो भी स्टार्ट हुआ था वो जो लोन आपने जो प्रोडक्ट है, कब से ये प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसको क्लिक करोगे, कॉमन डेट, स्टार्ट डेट, तो लोन टाइप, ये जो भी हमने बाई चांस इसमें कमर्शियल केसेस है, तो उसमें कमर्शियल सर इसका केसेस बताइए सर। सर एक हाँ सर बताइए। इसका पर्पस क्या है, ये मतलब क्या करवाना चाह रहा है इस फील्ड में आप, क्योंकि यहाँ कहीं ओपनिंग बैलेंस भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। नहीं हम इधर आपने जो बोरोइंग डीसीसीबी से जो बोरोइंग्स लेता है ना सर, नॉर्मल सीसी एलटी अदर बोरोइंग्स, जी वो किस पर्पस के ऊपर आप ले रहा है इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप 1 मिनट टाइम दे दोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इधर जो जो पर्पसेस के ऊपर आप लोन लेके लिया वो उधर सारे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये जब बोरोइंग्स ओपनिंग अपडेट करता है ना वो अब उधर दिख जाएगा। ये वो है जो सोसाइटी ने डीसीसीबी से लोन लिए हैं, राइट? यस सर, अभी जो डाटा हमने कैप्चर जो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ये सब सोसाइटी का और बैंक लेवल का काम है, मेंबर लेवल इसमें कुछ नहीं है सर। ठीक है। जैसे कि बोरोइंग है, जैसे कि इसमें हम केसीसी किए तो इसमें शॉर्ट टर्म आया, इसमें हम एलटी डालेंगे तो लोन टाइम में भी लॉन्ग एमटी एंड एलटी डालेंगे, ऐसा नहीं कि हम केसीसी डाल के इधर टर्म लोन में एमटी ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट जैसे चूज करोगे लोन टाइप भी सेम एज आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसमें एमटी लोन डालेंगे तो सेम एज इसमें टर्म लोन एलटी एमटी डालना पड़ेगा। तो लेजर डिस्क्रिप्शन भी सेम एज इसमें आएगा, एलटी होगा तो एलटी, एमटी होगा तो एलटी। तो उसका ये करने के बाद हम पर्पस किस चीज के लिए हम लोन लिए थे बैंक से, बैंक ने किस चीज के लिए लोन लिया था, सेम एज आपने सारा प्रोडक्ट जो जो चीज के लिए, कौन सी चीज के लिए लोन लिया है मेंबर को बांटने के लिए, इस सब हमने ऐड कर लेंगे इसमें फाइंड करके। उसके बाद ट्रांसकोल लेजर मैपिंग। ट्रांसकोल लेजर मैपिंग इसीलिए हमने, आप पूछ रहे थे कि हमारे पास इसमें कोई तो अमाउंट नहीं है तो हम इसको क्यों ऐड करेंगे, इसीलिए क्यों हम जब ईआरपी में जाएंगे, जो बैंक को पैसा रिपेमेंट करेगा तो उसका किस चीज के लिए, किस बेसिस पे करेगा, इसीलिए हमको दिखाना है। जैसे कि ट्रांसकोल लेजर मैपिंग, बैंक क्या करता है, कभी जो भी आपने रीपेमेंट करेगा पहले चार्जेस करेगा, बैंक ने बैंक के ऊपर जो चार्जेस लगा है पहले उसको करेगा, या पेनल इंटरेस्ट करेगा या इंटरेस्ट करेगा, कौन को फास्टली पे करेगा, या पहले प्रिंसिपल करेगा तो पहले प्रिंसिपल, सेम एज आपको चूज करना है पहले चार्जेस मॉड्यूल, जो जैसे कैसे हमने इसमें एमटी लोन लिए, सेम एज इसमें एमटी लोन ऐड नहीं हुआ है, वो ऐड करवा देंगे हम। तो इसमें एलटी होगा तो हम एलटी भी कर सकते हैं।
ओके, हमने इसमें गलत किया था कि मैंने केसीसी कर दिया था उसमें लेजर डिस्क्रिप्शन में, तो सेम है जो आपको इसमें एम्प्टी लोन में भी ऐड करना पड़ेगा। इसमें आपने केसीसी इसमें एम्प्टी किया मैंने और एलटी इसमें केसीसी कर दिया, इसीलिए मैपिंग लेजर में मुझे केसीसी शो किया, एलटी नहीं किया। उसी हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा। केसीसी के लिए प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हो तो आप केसीसी का सारा मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। एलटी के लिए कर रहे हो तो सारा लोन टाइप प्रोडक्ट सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि चार्जेस है तो चार्जेस सेव करने के बाद फिर उसके बाद आएगा प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल करोगे, इंटरेस्ट होगा तो सारे को इससे लेजर मैपिंग कर लोगे। लेजर मैपिंग कर लोगे के बाद तो एडजस्टमेंट ऑर्डर आएगा। ये जो हमने मैपिंग की है तो उसी हिसाब से आपको सीक्वेंस देना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो आपको 1 करेंगे तो पहले चार्जेस उठाएगा, जब हम रीपेमेंट करेंगे तो पहले चार्जेस उठाएगा, फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट करें तो वो 2 में देना है या 3 में देना है या 4 में देना है, तो सीक्वेंस इस तरह का आएगा तो सेव करेंगे। ये है हमारा जो लोनिंग का बोरोइंग का प्रोडक्ट डेफिनेशन। करेक्ट है सर? समझ आया सर? हाँ जी सर, जी सर। सर ये जैसे कि ईआरपी में जो जा रहे हैं एक अपने के लिए करवा रहे हैं, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा बेस है। हम इसी हिसाब से बेस अच्छे से बनाएंगे तो ईआरपी में हमको आसानी होगा, ये सब हमको डिफाइन करना नहीं पड़ेगा। ओके, अगर कोई चीज छूट जाती है तो इसको ईआरपी में कंसीडर कर सकते हैं। छूटने के लिए बात मत बताइए सर, छूटने के लिए बात बताओगे तो बहुत सारा छूट जाएगा, इसलिए हम बेस अच्छे से बना के जाएंगे जैसे कि ईआरपी में हमको कोई गलत ना आए। हम इसीलिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि ईआरपी में जाके और गलत हो, इसलिए इधर से सारा मॉड्यूल हम सेलेक्ट करके जाएंगे। जी जी सर, ओके ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था हमारा एसेट्स मैनेजमेंट कंप्लीट, बोरोइंग कंप्लीट और एफएस में आपको बताया था। मैं लास्ट में एफएस का आपके बारे में बताऊंगा। उसके बाद लोन्स जो होता है ये स्केल ऑफ फाइनेंस। ये जो स्कीम है लोन का, ये स्कीम है जैसे कि आपने पेडी को इतना देना है और लोन जो यूनिटी कॉस्ट है, पेडी को यूनिटी कॉस्ट में कितना देना है। स्काइला फाइनेंस में क्या होगा, जो आपने उधर जो खेती गाड़ी करता है पैडी, 1 एकड़ में कितना कैश देता है, कैश एंड कैंड कितना मिलता है, वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है वो इधर अपडेट करना। सर ये भी जैसे हमारे मध्य प्रदेश के लिए सभी जगह एक जैसा है तो इसको भी प्रीफिल डाल सकते हैं ना? वही जो सर आपने जो सबको सेम है बोलेगा तो एक लेटर निकलेगा तो अपडेट करेंगे, बट हमको एक प्रूफ चाहिए। फिर सारे होने के बाद हम अपडेट करने की तरीका नहीं रहता है ना, हम भी ऑथराइज्ड पर्सन से पूछ के आपको अपडेट मेल पे रिप्लाई देता हूँ, जो आपने रिप्लाई दिया मेल किया। जी जी जी। हाँ, और ये जो यूनिट कास्ट होता है, बफेलो 1 यूनिट को कितना मिलता है, ट्रैक्टर 1 यूनिट है, और जो भी डेयरी एमटी वो एलटी वो ये एलटी एमटी के लिए रहता है यूनिट कास्ट। इंटरेस्ट पॉलिसी जो है वो आपको पहले बता चुका है, डीसीटी टूल में इंटरेस्ट पॉलिसी जो डिफाइन किया वो इधर जाएगा। और आपने जो पूरा डीसीटी एंड डीसीटी में मेंबर लोन का रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आपने एफपीआर में डिफाइन किया उसका एक बार डेफिनेशन देख सकता है आपने, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डाला, और उसके बाद आईओडी चार्ज करता नहीं करता, पूरा डेफिनेशन इसमें चेक कर सकते हैं। आपको ये खाली चेक करने के लिए है। फिर उसके बाद हम आएंगे मर्चेंडाइज में। सर लोन में क्लियर है ना? लोन की हेडिंग्स एक बार ओपन करके बता दें, आगे की स्क्रीन क्या है। ये जैसे कि स्केल ऑफ फाइनेंस में जैसे कि आपने रबी में खरीफ में कितना स्केल ऑफ फाइनेंस बैंक ने प्रोवाइड कर रहा है लोन में, सेम एज कैश में कितना है, काइंड में कितना है, खरीफ में कैश कितना है, काइंड में कितना है, और इफेक्टिव डेट कितना है 31/3/23 हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको उतना ही देना है तो उस हिसाब से हम 31/3/23 डालना पड़ेगा। इसमें क्रॉप आ जाएगा कि हम जैसे कि पेडी के लिए इतना है, पेडी के लिए इतना देंगे रबी में, और जो हमने इधर क्रॉप सेलेक्ट करके जो पॉलिसी इफेक्टिव डेट हमने 1/4/23 दिया, इधर जो कैश पर एज पर गवर्नमेंट कितना है 30,000 दे सकता है,
काइंड कितना है 25,000 दे सकता है। फिलहाल एग्जांपल चढ़ा रहा हूँ। ये 1 एकड़ का अवेलेबिलिटी है रबी में, और खरीफ में 35,000 और 25,000। ओके, ये ऐसा अपडेट करके सेव करेगा तो ईआरपी में आपको क्या होगा, क्रेडिट लिमिट जनरेट होता है इसके ऊपर डिपेंड करके। आपके पास 2 एकड़ का जमीन होगा तो 2 एकड़ के ये पैडी का हिसाब से कैलकुलेट करके उधर लिमिट दिख जाएगा आपको। ये इसके लिए डालना है। और यूनिट कास्ट है, अभी मैं आपको बता दिया है हेलो, क्या है वो, एलटी पर्पसेस के ऊपर रहता। पाइपलाइन एलटीओ 1 यूनिट कास्ट कितना है, डायरी एमटीओ नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट का टोटल यूनिट कास्ट कितना होगा। जब हम लोन एप्लीकेशन बांटते समय ये पर्पस सेलेक्ट करेगा तो अवेलेबल तो आपने यूनिट कास्ट अमाउंट दिया है वही आपको उधर दिख जाएगा। कितना यूनिट्स के ऊपर आप लोन ले रहा है वो एप्लीकेशन स्क्रीन देख लेगा तो समझ में आएगा, वो आपको आगे दिख जाएंगे हम। इसके बाद इंटरेस्ट पॉलिसी, ये दोनों में तो खाली देखने के लिए आपने जो आपने डिफाइन किया वो इधर दिख जाएगा। अगर कोई नया डिफाइन करना है तो इधर प्रोडक्ट सेलेक्ट करके डिफाइन करना, जो आपने एफईआर में फाइनल किया प्रोडक्ट वही दिखेगा इधर। क्लियर है सर लोन्स? जी। उसके बाद जो है ट्रेडिंग पीडीएस, जैसे कि मर्चेंडाइज और पीडीएस, जो पैक मर्चेंडाइज फॉलो करता है, इसमें एक पैक का 2, 3, 4 गोडाउन रहता है। तो सेम एज हम क्या करेंगे इसमें, जैसे मैं पहले बता दिया था कि हम जो प्री माइग्रेशन डाटा में पहले ऑडिट में जाएंगे, सेम एज मर्चेंडाइज में हम कैसे जाएंगे। इसमें बहुत सारा है, गोडाउन, असाइनेशन कोड, पैरामीटर, यूनिट, ये सब है। तो हमको पहले कौन सा क्रिएट करना है तो हमको आसानी होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले गोडाउन क्रिएट करेंगे। जब हम गोडाउन क्रिएट करेंगे गोडाउन मास्टर में तो क्लिक करोगे तो इस हिसाब से इसमें नेम आएगा, गोडाउन का नेम। और जैसे कि जो भी गोडाउन का नेम होगा पैक का, सेम गोडाउन नेम डालोगे तो रीजनल नेम जो आ जाएगा, शॉर्ट नेम भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ऐड करना पड़ेगा। कौन सी एरिया में, जैसे 2-3 होगा तो सेम है, उसको लोकेशन ऐड कर लोगे। परचेज पॉइंट को येस करो, क्योंकि गोडाउन भी परचेज करता है, परचेज भी उससे करते हैं। तो सेम एज कितना कैपेसिटी होता है वो गोडाउन का, क्योंकि अलग अलग गोडाउन का अलग अलग कैपेसिटी होता है टन के हिसाब से। तो सेम एज उसमें कैपेसिटी डालोगे चल रही है वीसी, और एड्रेस ऐड करके आपको सेव करोगे। ये है हमारा गोडाउन क्रिएट है, क्योंकि पैक का गोडाउन आपको इधर से क्रिएट करना है। 2-3 होगा तो एक क्रिएट करना है, 2-3 होगा तो और भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद गोडाउन, जब हम गोडाउन क्रिएट कर लेंगे उसके बाद यूनिटी में जाएंगे। यूनिटी में जाएंगे तो यूनिटी मतलब वास्तव में पूजा कर रहा तो फिर चाबी भेजो। 10:35 का आ गया था ना, राइट इसीलिए नहीं तो कोड का मतलब क्या है, जो आइटम आपके पास है, यूरिया है, डीएपी है, क्या एनपीके है, जो भी है आपके पास, उसका अलग अलग आइटम को एक एचएसएन कोड रहता। अगर आप लोग ऐसा मेंटेन कर रहा है तो डाल सकता है, वो इनवाइस में भी मिल जाएगा एचएसएन कोड। अगर आपको चाहिए एचएसएन कोड है क्या? जी सर, जो जीएसटी में इन्होंने लिया होगा। हाँ। बाद में अगर उन्होंने वो जीएसटी रिपोर्ट ये सब कुछ मांग लेगा तो पूरा इधर से जनरेट होता। अगर आप लोग मेंटेन कर रहा है तो चढ़ा दीजिए एचएसएन कोड्स। और जो आपने गोडाउन क्रिएट किया उसके लिए पैरामीटर्स इधर सेट करना। जो पैरामीटर्स रहता, गोडाउन कब क्रिएट किया, कब से चालू है, उधर सेल रेट कितना। ये जो ओन्ड उनके गोडाउन है वही दिखाना है, जो रेंटेड है वो नहीं लेना है, जो उन्होंने रेंट पे ले रखे। जो भी है डालना है सर। उधर से काम चल रहा है ना, बिक्री और खरीद का काम आपने डे बुक में चढ़ाता है ना एंट्रीज। सर नहीं, उन्होंने कोई गोडाउन रेंट पे ले रखा है तो उसको यहाँ दिखाएंगे क्या? रेंट पे ले रखा है, रेंट पे दे दिया, रेंट पे ले रखा है उन्होंने। हाँ चढ़ाना है सर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में वही तो दिखाएंगे आपको। डे बुक में तो लिखता है ना इतना सेल किया, इतना खरीद किया। ठीक है, जिस गोडाउन से वो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको आपको चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाना पड़ता है सर। आप तो गोडाउन को रेंट में लिए, लेकिन प्रोडक्ट तो आपका है ना, हमारा है ना। जी, तो इसी हिसाब से हमको डालना पड़ेगा। गोडाउन ओनली रेंट है लेकिन प्रोडक्ट हमारा है। जी।
तो सेम एज हमने उसके बाद जब गोडाउन क्रिएट करेंगे सेम एज हम पैरामीटर से असाइन करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली एक गोडाउन होगा तो 2 गोडाउन होगा तो शो कर लेगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा एसेसन आपका जो भी सेल टैक्स नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, आपको सेम एज इस टाइप का फॉर्मेट आएगा। ऐड करने के बाद तो सेम एज आप पढ़ के गोडाउन यूनियन टेरिटरी में है क्या नो करना पड़ेगा। आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर किस हिसाब से चाहिए, मेट्रिक टन के हिसाब से चाहिए या ये हिसाब से चाहिए, तो सेम एज आप थोड़ा पढ़ के उसको टिक मार्क करना। यस हो गया तो यस। रिक्वायर्ड सेल नेट एडिटेबल आपको चाहिए तो एडिटेबल कर सकते हो। पीए नंबर आपको चाहिए तो यूज पील ऑन पीओ नंबर। जब आपने सेल या परचेस वाउचर करोगे तो किसी चीज के हिसाब से करोगे, पीओ नंबर के हिसाब से करोगे तो बिल नंबर के हिसाब से करोगे तो यस करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगी। अब सेल और परचेज जो रिटर्न है, आप कितने दिन तक जो भी मेंबर परचेज करता है कितने दिन के लिए सेल परचेज करता है रिटर्न ले सकता है, 10 दिन या 15 दिन, सेम एज आपको डे डाल सकते हो। तो उसी हिसाब से आप इसको पढ़ के जो भी पैक जिस हिसाब से मेंटेन करता है उसका जो वर्क फॉलो, तो सेम एज आप इसे ऐड कर सकते हो पैरामीटर्स में। तो उसके बाद यूनिटी क्या है, जो हमने जो भी यूनिट मतलब जैसे कि केजी है, जैसे कि यूनिटी जो है इसमें क्लिक करेंगे तो यूनिटी में आपको ओनली ऐड करना है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि यूनिट बेस यूनिट मतलब किलोग्राम है, ग्राम है, लीटर है, तो आपका कौन सा जो स्टॉक बचा है 31 दिन 23 में, तो क्या है जैसे मैं किलोग्राम यूज करूंगा तो यूरिया का कितना है 45, तो 45 इसमें डालना है, तो 45 डाल के इसको सेव करना है। जैसे कि मुझे डीएपी का मेरे पास 50 डीएपी 31 दिन 23 में बचा है तो डीएपी का 50 केजी है तो यूनिटी 50 केजी करके सेव कर देना है। जो भी बचा होगा उसका यूनिटी कितना कितना है कि कोई जो एनपीके 18 तो जो भी है जो भी प्रोडक्ट बचा होगा आपका सेम है जो उसका यूनिटी कितना है मतलब कितना केजी का है, तो सारा जो भी बचा होगा सारा एक बार इसमें क्लियर करने के बाद एक एक करके, तो उसके बाद हम जाएंगे आइटम मास्टर में क्या है, आइटम मास्टर में क्या है तो हम जो भी हमने यूनिटी क्रिएट किए थे तो आइटम मास्टर में जैसे कि हमने इसमें क्या है फर्टिलाइजर है और सब कैटेगरी आ जाएगा। जब आइटम मास्टर क्या था नया प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बचा है वो प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। जैसे कि ये है यूरिया होगा तो सब यूनिटी यूरिया है, डीएपी है या अदर्स है, सेम एज में चूज करेंगे यूनिटी मास्टर। यूनिटी नेम ऑटोमेटिकली इसमें आएगा जो हमने इसमें 50 केजी 24 केजी 22 केजी जो भी सब्जी दे यार जो भी हमने डाले होंगे तो इसमें आ जाएगा टोटल यूनिटी। तो इसमें हमने डालेंगे यूरिया जब हम क्लिक करेंगे तो यूरिया कितने केजी का है उसमें यूनिटी मास्टर में हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल यूनिटी इसमें शो कर देगा 40 केजी का है या 50 केजी का है कि यूरिया लिक्विड वाला है, तो सेम एज इसमें शो करेगा यूनिटी। तो सेम एज आप में क्लिक करोगे यूनिटी के ऊपर कितना केजी है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे ऐसे एचएसएन कोड ऑटोमेटिकली इसमें भी आप ऐड कर सकते हो खुद, अदर देन जो प्रोडक्ट तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो एचएन मास्टर में। कोई पैक जीएसटी जैसे कि जीएसटी वाइज कैलकुलेट कर रहा है तो जो परचेज सेल जो सेल के टाइम या परचेज के टाइम पे जीएसटी वाइज जी सब्जी पापा इधर आ भाई तो थोड़ा समझ आ रहा है ना। ठीक है, जैसे कि जीएसटी है, जैसे कोई पैक जैसे कि मेंटेन करता है जीएसटी वाइज परचेजर जीएसटी वाइज सेल वाउचर के हिसाब से परचेज सेल करता है, तो उसको जो पैक नहीं करता है तो इसमें 0 करना पड़ेगा, टोटल के हिसाब से आएगा। कोई करता है तो जैसे कि सी जीएसटी कितना है, सेंट्रल जीएसटी कितना है, स्टेट जीएसटी कितना है, तो आपको सेम एज इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यूरिया का प्रोडक्ट है, यूरिया का जीएसटी रेट है टोटल 5%, तो सेम एज सी जीएसटी में 2.5%, एस जीएसटी में 2.5% डालना पड़ेगा, करके सेव करना पड़ेगा ऐड आइटम में। इसमें ऐड आइटम मतलब नया आइटम हम क्रिएट करेंगे, हमारा 31 दिन 23 में कितना बचा है। जब असाइन आइटम करेंगे, हम जो ऐड किए थे इसमें शो करेगा, तो हम क्लिक करके नंबर ऑफ डेसिमल इन प्राइस इसमें 5 डेसिमल करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो भी प्रोडक्ट है
हम जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं उसी टाइम जैसे कि 0.25 0.3540 जो आता है डेसिमल, उसके लिए हम इसमें डेसिमल नंबर 5 डालेंगे। तो हम जब 5 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें करंट वाला अमाउंट कैप्चर करेगा, तो डिफरेंस अमाउंट नहीं आएगा पॉइंट के हिसाब से। रीऑर्डरिंग लेबल पैक कब खत्म होता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, जो भी बोर्ड को ऑर्डर करता है, जो पैक ऑर्डर करता है, पहले बोर्ड चूज करता है कि आज इतना अब इतना कट्टा या इतना ड्रॉ का हमको ऑर्डर करना है, तो सेम एज बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर होगा तो आप डाल सकते हो। रेजोल्यूशन डेट कब हुआ था और मैन्युफैक्चरर नेम, कहाँ से इप्को से खरीदे थे या आपका स्टेट गवर्नमेंट से खरीदे थे, जो आपका जो भी सप्लायर है मैन्युफैक्चर जो जहाँ है, तो आपको इसमें ऐड कर सकते हो आइटम वाइज। तो उसके बाद असाइन आइटम हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक। ये सब करने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें गोडाउन चूज करोगे। जब गोडाउन चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के हिसाब से जो हमने आइटम क्रिएट किए वो आइटम का कितना ओपनिंग स्टॉक है और उतना वैल्यू क्या है, सोसाइटी मार्जिन क्या है, आपको उसमें एंटर करना पड़ेगा। हम गोडाउन चूज करेंगे तो सेम गोडाउन आ जाए, गोडाउन क्रिएट किए तो करने के बाद वो गोडाउन में हमने कितना प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए थे, आइटम क्रिएट किए थे, ऑटोमेटिकली शो करेगा। तो उसमें ओनली हमको ओपनिंग कितना क्वांटिटी है, सत्यापन में जो 31/3/23 में जो सत्यापन बकाया है तो उसका कितना क्वांटिटी है, अमाउंट उसका अमाउंट कितना है पर पीस का, सेम एज एंटर करना है तो ऑटोमेटिकली शो करेगा। तो उसके बाद सेल रेट, जो हमने जो इसमें क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे कि यूरिया, डीएपी, ये सब का सेल रेट क्या है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से हमको सारे प्रोडक्ट का सेल रेट असाइन करेंगे उसमें। उसके बाद सप्लायर क्या है, जहां से हम खरीदते हो, जैसे कि आपने इप्को से खरीदते हो, टीवीएस से खरीदते हो, अलग अलग जो भी आपका स्टेट जो है उससे खरीदते हो, आपको सेम है सप्लायर नेम ऐड करना पड़ेगा। सप्लायर नेम क्या है, रीजनल क्या है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पिन कोड क्या है जहां से खरीदते हो, ऑटोमेटिकली करके सेव कर लोगे। इसीलिए ये आप बोल रहे हो कि इसका तो सप्लायर का तो कुछ नहीं है तो हम कैसे एंटर करेंगे, इसलिए हमको ईआरपी में आपको इससे सब क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने सप्लायर क्रिएट कर लेंगे तो ईआरपी में हमको क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद असाइन सप्लायर, जो भी हम क्रिएट किए थे, जैसे कि क्रिएट किए थे तो सेम है जो उसमें वो सप्लायर शो करेगा। और सप्लायर जो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम आएगा, उसका फोन नंबर आएगा, इसमें आके हम टिक करके सेव कर सकते हैं। क्लियर है सर? जी सर। तो इसी हिसाब से आपको गोडाउन से, एसएसएन कोड से, यूनिट से सारा एक एक करके चेक करके ये पूरा आपको लिखा और आराम से आप एंटर कर सकते हो एक एक करके। यूनिटी पहले क्रिएट करेंगे, आइटम मास्टर, असाइन मास्टर, तब ओपनिंग स्टॉक, ये करने के बाद सेल रेट, सप्लायर, असाइन सप्लायर, ये सब है मर्चेंडाइज में। ठीक है सर। सेम पीडीएस, इसमें पीडीएस में क्या है, मर्चेंडाइज में तो हमारा जीएसटी वगैरह था, कोई पैक जीएसटी चढ़ा रहा था, कोई पैक जी इंक्लूडिंग के हिसाब से था, तो जिसका जीएसटी होगा तो हम मर्चेंडाइज में जीएसटी के हिसाब से वाउचर वाइज मेंटेन कर रहा है तो हम सेम है जीएसटी अमाउंट डालेंगे, जीएसटी रेट डालेंगे। जिसका जीएसटी के हिसाब से करना है, मैनुअली कर रहा है, तो उसको जीएसटी के जगह में 0 ऐड करेंगे। तो उसका पीडीएस सेम है, जैसे कि शॉप मास्टर, उसमें क्या होता था, गोडाउन था, इसमें शॉप मास्टर है, तो सेम है हम गोडाउन के जगह शॉप मास्टर में क्रिएट करेंगे। यूनिटी मास्टर, उसमें यूनिटी था, इसमें यूनिटी कौन सा कितने केजी के, 1 किलो में बेचते हो या 2 किलो बेचते हो, जो भी आएगा सेम एज कर सकते हैं। आइटम मास्टर डेफिनेशन, आइटम मास्टर जब हम आइटम मास्टर करेंगे, बता देता हूँ, जैसे कि शॉप मास्टर में सेम एज गोडाउन जैसा सब हम ऐड कर सकते हो, परचेज पॉइंट क्या है, कितना टन का कैपेसिटी है, सेम इसमें है। तो उसके बाद पीडीएस में जैसे यूनिटी मास्टर, यूनिटी नेम, बेस यूनिटी जो भी है, तो उसमें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा यूनिटी कितना मेट्रिक टन जो है, कितना केजी का है, और ऑटोमेटिकली हम जान चुके हैं कि मर्चेंडाइज में कैसा यूनिटी हम ऐड किया था, सेम एज इसमें है। तब पीडीएस में आइटम मास्टर डेफिनेशन, जो भी हमने जैसे कि जो भी हमने क्रिएट किए होंगे, जो भी हम क्रिएट किए होंगे, बेस रेट कितना किलोग्राम, 1 किलो का हिसाब से ये सब शो करेगा। तो उसके बाद आइटम मास्टर, तो आइटम मास्टर में जो गोडाउन के हिसाब से कौन सा आइटम है आपको इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो कार्ड टाइप मास्टर, कोई कार्ड के हिसाब से आपने सेल कर रहे हो तो उसमें कार्ड भी आप ऐड कर सकते हो। और राशन लिमिट पर जो भी, जैसे कि अंत्योदय का इतना लिमिट है और बीपीएल का इतना लिमिट है, जो भी आपका स्टेट में अंत्योदय बीपीएल
जो भी जो है आप उसी हिसाब से आपको राशन कार्ड के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद सेल प्राइस, जो भी आपने जैसे कि आपका राइस का, चावल का, कोई किरोसिन का, कोई गेहूं का, उसका पर प्रोडक्ट का जो हमने रेट जो भी आइटम मास्टर में क्रिएट किए थे, तो सेल प्राइस को कितने रेट में बेचते हैं, तो 2 रुपए या 1 रुपए है, तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। और कहाँ से करते हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जो भी है, आप कहाँ से खरीदते हो, सप्लायर कौन आपको प्रोवाइड करता है, उसको आप ऐड कर सकते हो इसमें सप्लायर में। इतना ही है पीडीएस का। मास्टर डाटा कॉन्फ़िगरेशन में इसमें एसेट्स में इसमें क्या है, आपको फिक्स एसेट ऐड करेंगे, बोरोइंग में आपका जो भी लोन प्रोडक्ट डेफिनेशन करेंगे, और एफएस तो लास्ट बताएंगे। लोन जो मेंबर लेवल का क्या क्या हम प्रोडक्ट जो भी आप दे रहे हैं उसका क्या है, स्कीम क्या है, और जो है उसमें ऐड करेंगे। मर्चेंडाइज आपका जो खाद वगैरह जो है उसको कैसे ओपनिंग स्टॉक का जो ऐड करेंगे उसमें करेंगे। तो सेम एज आपका इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारा हो गया। अभी आएंगे इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट पैक के पास कौन सी जगह में, कहाँ जगह में आपका इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी ट्रस्ट में पैक ने इन्वेस्ट किया है क्या, शेयर में कहाँ पे शेयर में किया है क्या, टर्म डिपॉजिट एससी में किया है, डीसीसीबी में किया है, तो उसमें करना है। जैसे टर्म डिपॉजिट अदर बैंक में कहाँ पे किया है, जैसे कि एसबीआई या और कोई पे किया है, एसएमएस करना पड़ेगा। एनएससी और केबीपी उसमें किया है क्या, नेशनल स्टॉक, एनएसबी और एसबीबी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है या क्या है, कैसा विकास पत्र में, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। स्टाफ पीएफ भी आप कहाँ से डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक में, तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। और अदर इन्वेस्टमेंट में क्या है, और अदर शेयर इन्वेस्टमेंट जो भी है आप उसमें ऐड कर सकते हो एक एक करके। जैसे कि मैं अभी एक शेयर इन अदर कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्लिक करूंगा, तो उसके बाद इसमें रेफरेंस अकाउंट नंबर, मतलब जो शेयर का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें इसमें डालना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, वो सर्टिफिकेट पहले जो भी कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, पहले बोर्ड उसको सर्टिफाई करता है कि आपको इसमें बोर्ड एग्री होता है कि ये हम शेयर इन्वेस्ट करते हैं। जो पैक का जो भी एग्री हुआ तो उसी दिन बोर्ड रेजोल्यूशन कोई नंबर होता है, तो सेम एज पैक का बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डाल के डेट क्या है डालते, तो मैंडेटरी नहीं है, आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसमें टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें शेयर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, शेयर और अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में हम कर रहे हैं, तो इसमें टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर्म को हमको फिलअप नहीं करना है, ओनली शेयर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को ओनली भरना है। कितना शेयर था, सॉरी, अलॉटेड शेयर सर्टिफिकेट नंबर जो होगा बैंक ने आपको पूरे प्रोवाइड किया होगा, जहां पे किए होंगे उसको ऐड करना है। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितना शेयर किया है, उसका वैल्यू कितना है, जो भी आपका 31/3/23 में अवेलेबल है, करने के बाद आप शेयर करोगे। बाई चांस मैं उसको बोलूंगा कि शेयर वैल्यू जो देना है वो टोटल डालना है या पर शेयर डालना है? नहीं, टोटल डालना है, जो वैल्यू है 31/3/23 में जो वैल्यू है। ओके ओके, तो सेम है जैसे इसमें हम शेयर में करेंगे। बाई चांस मैं उसमें टर्म डिपॉजिट है, तो टर्म में जगह हम शेयर नहीं करेंगे, बोले टर्म में डिपॉजिट टाइप या क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव है। सेम एज अकाउंट नंबर होगा पैक का, रिजोल्यूशन डेट भी होगा तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। तो क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव है, जो भी आपने एफडी बैंक में बनाया हो, तो किसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने ऐड अभी ये पैक में नहीं किया गया है। जैसे क्यूमुलेटिव तो हमको एंडिंग में मिलता है, तो नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, मंथली या जो हिसाब से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिलता है। जैसे कि हमने इसमें नॉन क्यूमुलेटिव क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा किसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें मैं जैसे कि मैं क्यूमुलेटिव किया था, तो सेम है इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, रेड मार्क आ रहा है, तो नॉन क्यूमुलेटिव में आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट डेट, कब जो इन्वेस्ट आप जो एफडी जो बनाए थे बैंक में, और कब था, आपके पास बहुत पुराना होगा, नहीं तो आप 31/3/23 ऐड कर सकते हो। और के बाद आपके जो भी आपने बनाए होंगे एफडी वगैरह, आपके पास सर्टिफिकेट भी दिया होगा बैंक ने, तो उसमें तो पूरा लिखा होगा कि क्या है, तो उसी हिसाब से आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट है तो आप इसमें ऐड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट डेट। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, कितने दिन की, कितने साल के लिए या दिन के लिए लिया है, मंथ के लिए लिया थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कितना है हो रहा है मैच्योरिटी तक, उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट कितना है उतना ही डालना है, मैच्योरिटी डेट कितना है। करेक्ट है सर? तो डाउट है इसमें इन्वेस्टमेंट में? नहीं सर।
तो उसके बाद है बोरोइंग्स। हमने बोरोइंग्स में प्रोडक्ट डेफिनेशन कर दिए, लेकिन उसमें तो हमने कोई अकाउंट मेंशन नहीं किए थे कि इस अकाउंट का इतना है, वो अकाउंट का इतना है। 2-3 जैसे कि एमटी के अकाउंट का, इसमें क्या होगा, बोरोइंग्स में अकाउंट क्रिएट करेंगे और डिसबर्समेंट करेंगे। अकाउंट क्रिएशन में क्या होगा, जैसे कि हमने प्रोडक्ट केसीसी है, एमटी है, मेरे पास में केसीसी का अकाउंट है, एक अकाउंट होगा तो एक करना है, 2-3 अकाउंट आपका आउटस्टैंडिंग बचा होगा तो 31 दिन 23 में सेम एज आपको क्रिएट करना है। ये लोन एप्लीकेशन डिटेल्स भरना है, तो पर्पज है। ऑलरेडी केसीसी में क्या क्या पर्पज के लिए आपने लोन लिए थे, तो टोटल इसमें ऐड कर देना है। सोसाइटी लोन नंबर, जो बैंक से जो लोन लिया था उसका लोन नंबर क्या है, उसका और एप्लीकेशन डेट। बहुत आपके पास एप्लीकेशन डेट नहीं हो तो 31 दिन 23 आप ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद अप्लाइड कितना है, कितने लोन के लिए आप अप्लाइड किए थे बैंक को, और बैंक ने आपको कितना सैंक्शन किया था और सैंक्शन अमाउंट कितना था, और रीपेमेंट मोड आप किसी हिसाब से दिए थे कि इक्विटी इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल किसी हिसाब से आपने दिए थे केसीसी के लिए, एमटी के लिए, तो सेम एज आप इसमें चूज करोगे। और रीपेमेंट मोड में आप के मतलब मंथली दोगे या ईयरली दोगे या क्लोजिंग टाइम पे दोगे, क्या उसी हिसाब से आपको इसमें चूज करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो लोन अकाउंट है, वो लोन जो लिए थे उसका लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पेनल इंटरेस्ट कितना है, आईओए कितना है, ओवरड्यू कितना है, तो सेम में डाल के आपको सेव कर सकते हो। ये जो लोन पीरियड डिटेल्स है, ये ओनली आपको एलटी और एमटी के लिए देना पड़ेगा कि लोन पीरियड कितना दिन के लिए, ड्यू डेट कितना है, करके आपको सेव करना पड़ेगा। ये है अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो डिसबर्समेंट के लिए कब लोन, जो ये जो लोन खाता है, हम इसमें क्या किए, लोन एक नंबर क्रिएट कर दिए। इसमें क्या होगा, लोन डिसबर्समेंट हम तो सैंक्शन कर दिया, एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, इसमें डिसबर्समेंट ऑलरेडी अकाउंट नंबर हमने क्रिएट कर दिया, उसमें लोन नंबर क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्लिक करेंगे तो जितना भी लोन नंबर है आपके पास अवेलेबल होगा, सेम एज आपको शो करेगा। सेम एज आपने क्लिक करोगे, वेबसाइट लोन नंबर की आप उसी हिसाब से लोन नंबर दे रहे हो तो इसमें सेम एज ऐड कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि ये सोसाइटी लोन नंबर ये अलग है कि वो मेंटेन किया 12-12, तो सेम एज अलग अलग मेंटेन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके बाद डिसबर्समेंट अमाउंट आप एक एक करके ऐड कर सकते हो और सेव कर सकते हो। क्लोजिंग का जो भी जितना भी लोन अकाउंट है आपका 31 दिन 23 में, तो आपने पेंडिंग इंटरेस्ट कितना है 31 दिन 23 में आप इसमें ऐड कर सकते हो। और है तो हेलो ये सब बताइए सर। सर, इसमें जो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो हर किसान का अलग अलग करना पड़ेगा कि इकट्ठा डाल सकते हैं? आपने डीसीसीबी में कितना, एक आपके पास 4-5 अकाउंट होगा नॉर्मल केसीसी के ऊपर और एक ही अकाउंट होगा, आप जो मेंटेन कर रहा है डीसीसीबी में उस अकाउंट का चढ़ाना है सर, ये मेंबर लेवल नहीं है। अच्छा, वो अकाउंट का टोटल चढ़ाना डिसबर्समेंट में? हाँ, तो आपको पासबुक रहता है, अकाउंट नंबर वाइज पासबुक रहता है ना डीसीसीबी में। डीसीसीबी में सर इनके क्या होता है कि एक्चुअली जैसे वो रबी और खरीफ के अकाउंट होते हैं 4, ठीक है सर? हाँ, तो जो कस्टमर होता है उसके एक्चुअल में 4 अकाउंट होते हैं डीसीसीबी में, ठीक है? हाँ, अब हाँ। इसमें जो डिसबर्समेंट चढ़ेगा तो वो उसके अकाउंट वाइज चढ़ेगा कि इकट्ठा, जैसे सोसाइटी ने 10 लाख का लोन लिया है तो इकट्ठा हाँ। एक अकाउंट नंबर डाल के 10 लाख डाल दो। आपने डीसीसीबी में वो किसान का नहीं देना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो सोसाइटी सही ने बात। डीसीसीबी से लोन लिया है वो दिखाना है। ठीक सही है, है, ठीक है। ठीक, कंटिन्यू। सेम एज आपको उस हिसाब से आपके पास केसीसी हो गया, सेम जैसे हिसाब से आपके एमटी होगा या अदर्स जो भी आपने प्रोडक्ट डेफिनेशन में आप क्रिएट अकाउंट में जो क्रिएट होंगे तो ऑटोमेटिकली सेम एज इसमें शो करेगा प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आपको क्रिएट करके उसमें डिसबर्समेंट करके सेव करना। तो उसके बाद इसमें गवर्नेंस है। गवर्नेंस क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय डिटेल्स। इसमें क्या, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब क्लिक करेंगे तो इसमें क्या, इलेक्टेड मेंबर जैसे नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर एक ही पर्सन होता है, जैसे कि आपका अध्यक्ष है, जो भी अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है उनका आएगा इलेक्टेड मेंबर, और प्रेसिडेंट होंगे। और उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर, कौन कौन मेंबर आप जो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किए तो उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। पूरा सेम है, क्लियर आप इसमें ऐड करोगे तो
इलेक्टेड या नॉमिनेटेड करके आपने उसको चूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी एडमिशन नंबर उनके पास होगा पैक में, एडमिशन नंबर हो, एडमिशन मेंबर एडमिशन हुआ तो तब जाके इलेक्टेड हो सकते हैं या नॉमिनेटेड हो सकते हैं। सेम एज एडमिशन नंबर क्लिक करोगे तो उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो डेजिग्नेशन क्या है कोई अलग होगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। प्रेसिडेंट है या जो भी है वाइस प्रेसिडेंट है, सेम एज ऐड करके पूरा डिटेल्स भर के सेव कर सकते हो। नॉमिनेटेड होगा तो उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे हमने एम्प्लॉय डिटेल्स में इसमें क्या, हम बताइए। तो वो क्या उसमें सिग्नेचर और फोटो भी दिखा रहा था जो अभी आपने ओपन किया था। आपके पास सिग्नेचर फोटो अवेलेबल है तो आप ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ इशू नहीं है। ओके, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। हाँ, अदरवाइज छोड़ सकते जो हैं। भी आप लोग मेंटेन कर रहा है तो नहीं तो आप जैसे कि उसमें क्या है एम्प्लॉय डिटेल्स। जब एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे, पैक के अंडर में जो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि कोई अकाउंटेंट है, कोई सचिव है, कोई अंकित है, तो सेम एज हम उनको भर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, उनका फादर डिटेल्स जो है, डेजिग्नेशन क्या है, अकाउंटेंट है या अटेंडर है या कैशियर है, उसी हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। भर के एम्प्लॉय टाइप क्या है, परमानेंट है या टेम्पररी है, तो इसमें चूज करके सर्विस है कोई है तो उसी हिसाब से करके आपको सेव कर सकते हो। तो ये होने के बाद अभी पेबल रिसीवेबल में हम ऐड नहीं किए, हम डायरेक्ट जो भी काम करेंगे एफएस में भी काम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ऑलरेडी मैं बताया था आपको, लास्ट में एफएस के बारे में बताऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो है सर ये पेबल ओपन नहीं हो रहा है शायद। जी सर, आप लोग वहाँ पे पेएबल अगर मेंबर लेवल पोस्ट करेगा तो हम इधर एनेबल करेंगे सर। आप एपीआर में अगर कॉन्फ़िगर किया हमारे पास रिसीवेबल पेएबल हम मेंटेन कर रहा है तो इधर एनेबल होगा सर। सर वो तो दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में उनके बैलेंसेस हैं। वो सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगा सर आपको वहाँ पे, जो आपने डीसीटी एंटर किया ना, जो आपने बैलेंस इंटरेस्ट कितना एंट्री किया और डिपॉजिट्स में कितना पेड पेएबल कितना ऐड आया, वो पूरा रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा। सर नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो रिसीवेबल पेबल जो हेड है इसमें हेडिंग है, उनमें डाटा कैसे फिल होगा थोड़ा सा बताएंगे आप? वो अपने आप आएगा सर। आप डीसीटी एंट्री किया ना, लोन्स में लास्ट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम से कुछ दिखा है सर आपको? सर वो नहीं, जो इन्होंने वेंडर का भी ड्यूज है ना इनका, जो इनको रेंट लेना है या रेंट देना है, वो क्रेडिटर मटेरियल जो परचेज किया उसके भी डिटेल क्रेडिटर्स हैं इनके रिसीवेबल पेबल। रिसीवेबल जो इधर रिसीवेबल पेएबल है ना सर, ये मेंबर रिलेटेड है, पैक और मेंबर रिलेटेड, ठीक है। और जो सोसाइटी के रिसीवेबल पेबल होंगे वो आपको एफएस में क्रिएट करना पड़ेगा पर हेड के हिसाब से, क्योंकि पैक सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं कौन सा रेंट के लिए। किस चीज का रिसीवेबल पेएबल सर सोसाइटी का? तो सोसाइटी भी रिसीवेबल पेबल जो मटेरियल उसने परचेज किया है उसका रिसीवेबल पेबल हो सकता है ना सर? तो आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, कौन सा परचेज? जो मटेरियल उसने परचेज किया है उसका डेटर क्रेडिटर हो सकता है ना सर? वो सन्ड्रे क्रेडिटर डेबिटर, अभी एफएस को शुरू करेंगे ना सर, अभी उसको सारी क्लियर हो जाएगा आपको। ओके ठीक है। हाँ 5 मिनट रुक लीजिए, पूरा अभी पूरा इधर बैलेंस शीट भी है आपका जो एमपी का, पूरा आपको समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अभी क्या हुआ, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप और एक बार आपने जो ओपन ट्रायल वाला से ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा कि मास्टर डाटा में हमने क्या भरे हैं, हमारा डेड स्टॉक कितना था, मर्चेंडाइज का टोटल वैल्यू कितना था। ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट में इस हिसाब से ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में इस हिसाब से आ जाएगा आपका। जैसे कि हमने कैसे से बोरोइंग जो था तो सेम एज इसमें आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, एफएस में जाएंगे। एफएस में क्या होगा, जो भी आपका रिसीवेबल पेबल आपने बता रहे थे, अदर लायबिलिटीज अदर एसेट्स, इसमें देखिए लायबिलिटीज एसेट्स इनकम एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा लायबिलिटीज और एसेट्स के हिसाब से बनता है, तो इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर का काम इसमें नहीं है, ओनली एसेट्स है और लायबिलिटीज है। पैक का एसेट्स में कौन सा हेड है, हमने ऑलरेडी मेंबर लेवल डाटा फिलअप कर दिए, मेंबर लेवल में अमाउंट आ गया, आपका बैलेंस शीट में भी मेंबर लेवल हो गया, तो हमको मेंबर लेवल देखना नहीं है।
मेंबर लेवल जो हेड है बैलेंस शीट में उसको छोड़ करके जो भी बचेगा मेंबर लेवल और इन्वेस्टमेंट जैसे कि डेड स्टॉक वाला और आपका इन्वेस्टमेंट बोरोइंग ये सब को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैप्चर कर दिए, और एफएस में क्या होगा जो भी रेस्ट बचेगा इन सब के बारे में, इन सब अलग वो हमको इसमें क्रिएट करना है। इसमें क्या है कि इसमें देखो लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, ये मेंबर लेवल का हिस्सा है, पेड ऑफ कैपिटल इंडिविजुअल, ये रिजर्व फंड पैक ने कहां से रिजर्व फंड लिया है। ओके ठीक है। तो सर इसमें देखिए हमने जो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी एसेट जो भी है हम भरेंगे, तो सेम है इसमें देखिए मैं एक पैक का बैलेंस शीट लिया है, तो इसमें जो भी एक पैक का हमने बैलेंस शीट लिए है, तो इसमें क्या है जो हाथ में नगदी, हाथ में नगदी मतलब आपका कैश इन हैंड है 31/3/23 का जो भी क्लोजिंग है और 1/4/2023 का जो भी ओपनिंग है, हमको एक एक करके ये सारे को बनाना पड़ेगा। तो पहले हमारा लाइबिलिटीज है ऊपर, तो पहले मैं लाइबिलिटी तो एसेट साइड था, तो इसलिए मैं लाइबिलिटी स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको जी। जैसे कि हमने ये क्या है सदस्य के अंश जो हिस्सा है, मतलब जो हिस्सा अमाउंट है ऑलरेडी में बैलेंस शीट में हमने मेंबर लेवल में ऐड कर दिए थे, उसमें हम बाई चांस कोई होगा तो हमको पार्किंग अकाउंट में क्रिएट करना है। ओके, तो ये है शासन अंश मतलब सरकार का गवर्नमेंट हिस्सा, तो गवर्नमेंट हिस्सा तो हमको एंटर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कहाँ एंटर करेंगे, इसमें लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में अदर पेड ऑफ कैपिटल, अदर होगा तो अदर में जाएगा, और गवर्नमेंट में सरकार में इसमें लिखा है, तो क्लिक करके इसमें क्या होता है आपने राइट क्लिक करोगे क्रिएट ऑप्शन आएगा, जब आप क्रिएट ऑप्शन में जाओगे तो इसमें दो शो करता है लेजर और अकाउंट। हम जो भी हमने हेड क्रिएट करेंगे तो उसमें हमने अकाउंट में क्रिएट करेंगे, तो अकाउंट में क्रिएट कभी भी हमने लेजर में नहीं मराना है, ऑलवेज हमें अकाउंट में क्रिएट करना है। जब हम अकाउंट में क्रिएट करेंगे तो अकाउंट का नेम डालेंगे, ऑटोमेटिकली रीजनल नेम आ जाएगा, तो उसमें कितना 23 में ये जो हेड है ये कितना है, सरकार में कितना है, तो उसमें कितना है तो उसको हमको डालना है। करके क्रिएट करना है। देखिए हम जब क्रिएट करें न्यू अकाउंट क्रिएटेड, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें शो कर लिया, तो इसमें जब कर लिया तो इसमें कर लिया तो आप क्या करेंगे, तो इसमें चेक करेंगे हम जो अकाउंट ऐड किए वो शो कर रहा है क्या नहीं। सेम है जो ऑडिट बैलेंस में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/23, इसमें देखिए पेड ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट इसमें ऐड हो गया, तो उसका बैलेंस हमने जो डाले थे इसमें शो हो रहा है। कैसे पता चल गया सर? जी सर, हमने कैसे क्रिएट किए तो आप समझ आया सर? हाँ जी सर। ओके ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा हमने फिर देखेंगे, ऑलरेडी मेंबर लेवल चला गया, तो ये पेड ऑफ कैपिटल भी हमने एंटर कर दिया। उसके बाद अन्य आय भी आईसीडीपी अदर्स में जो शेयर्स है आईसीडीपी क्वेश्चन, हाँ बताइए। तो इन्होंने बैलेंस शीट हिंदी में मेंटेन की हुई है हमारे यहाँ, तो क्या इसको हिंदी में हम सर हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में सारी बैलेंस शीट हिंदी में बनी हुई है, ठीक है, तो क्या इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम लोग अपलोड करें या मतलब एंट्री करें, या फिर इसको ये करना है? जब हम इधर अकाउंट क्रिएट करते हैं ना सर, जी सर, एग्जाम्पल मैं अभी दिखा देता हूँ अदर्स का। अभी मैं अदर्स के अंदर एक हेड क्रिएट कर रहा हूँ, आपने इधर इंग्लिश में डालेगा तो जो अपना रीजनल लैंग्वेज वो अपने आप इधर दिख जाएगा हिंदी में, ठीक है। ये और पूरा अगर रीजनल लैंग्वेज तो अगर आपको रिपोर्ट हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी आएगा ये पूरा भरने के बाद।
नहीं सर, हम भरना ही हिंदी में चाहते हैं तो, हिंदी में भरना है। क्योंकि सर हमारे यहाँ हिंदी में है, और फिर हम जो कन्वर्ट कर देंगे वो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो फिर दिक्कत होगी। इससे बढ़िया है कि क्योंकि उसे उन्हें हिंदी में ही समझ में आती है अपनी बैलेंस शीट। एक्चुअली जो ये प्रोजेक्ट है ना सर, नेशनल लेवल होता, क्योंकि जब ऊपर लोग देखता है ना, हमारा मर्जी से जो भी चढ़ा सकते हैं, मतलब जो पैक लोग कैसा भी एंट्री कर सकता है ना। हिंदी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, हायर टायर लेवल लोग चेक करना है तो इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है ना, उनका सुविधा के लिए दिया है ऐसा। अच्छा, आप गूगल में क्लिक पर गूगल में पेश करेगा तो दिख जाएगा। अगर इतना टिपिकल, मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं है इसमें। आपने जो बैलेंस शीट में इधर पढ़ रहा है ना, क्या है ये मेंबर लेवल शेयर, ये चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, सरकार हिस्सा। हमारे पास भी एक इधर ही सेम नाम से रहता, पेड अप कैपिटल इन गवर्नमेंट। इसके अंदर जो आपने हिंदी में पढ़ रहा है वो आप इंग्लिश में टाइप करना है बस। अगर एक बार ये क्रिएट करेगा तो ये अपने आप मेंटेन होता कंटिन्यू। ये हर टाइम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल टाइम। ओके सर, थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। मैं ये जानना चाह रहा था, आप जो बोल रहे हो कि जी। अगर कोई हेड का जानकारी पहले से भरा हुआ है, लाइक जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं वो तो इंडिविजुअल मेंबर्स के उसमें डले हुए हैं। जी सर, सही बात है ना, तो वो अपने आप से यहाँ पे उठ के आएगा या उसको भी अपने आप ही आएगा सर। मैं इसीलिए भरने से पहले दिखा दिया है, ये एंट्री आपने डीसीटी में किया। वो तो सर वो आ रहा है फिल होके, जो हमने डीसीटी में एंट्री की हुई है वो ऑटो फिल आता है इसमें। ठीक, सही है सर जी, सही बात। ग्रेट। So basically the remaining fields are to be updated from the balance sheet. Yes sir, जो भी छूटा है, जो भी छूटा है, they will be added here. Yes sir, exactly correct. अभी जो भी है हमारा जो लायबिलिटी और असेट्स इधर दिख रहा है, हमारा बैलेंस शीट में भी वैसे दिखता। कैपिटल के अंदर जो जो हेड्स इधर है वो कैपिटल के अंदर बनाना। ये कैपिटल के अंदर 3 हेड्स है उनका बैलेंस शीट में। फॉर एग्जांपल हम ये पैक लिया है, इसके अंदर 3 हेड्स है। क्या ये मेंबर लेवल है, ये गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा है, ये अदर आईसीडीपी नाम से कुछ हिस्सा है उस उधर में, इसलिए वो अदर्स के अंदर बनाया। कैपिटल के अंदर अदर्स के अंदर इधर बनाना है। इधर One more thing. जी हेलो, ये जो सेकंड ऑप्शन लेजर एंड अकाउंट्स आ रहा है, तो कैन वी रिमूव द लेजर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन सो दैट देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन अमंग द पीपल? Yes sir, actually we are given only account. Some other place they are asking for ledger because some for example इसमें कैपिटल में जो इधर लोग मेंटेन कर रहा है ना, अभी ये मेंबर लेवल है, ये गवर्नमेंट है, ये अदर्स है। फॉर एग्जाम्पल हमको कैपिटल के अंदर ये अदर्स हेड नहीं दिख रहा है तो वो लोग लेजर भी क्रिएट कर सकता है इसके अंदर, इसके लिए दिया सर। ओके, समझ गया ना? करेक्ट करेक्ट। बेसिकली सर ये लेजर और सब लेजर होना था। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। व्हाट यू आर सेइंग इज कैपिटल के अंडर में इफ पीपल आर एबल टू सी द 3 ऑप्शन, और उसके बियॉन्ड भी कोई 4th ऑप्शन है, तो दे कैन आल्सो क्रिएट दैट लेजर। यस सर एग्जैक्टली। यस सर एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है, गॉट इट। हाँ, ये पूरा जो आपने 1 2 3 4 जैसा इधर बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तरफ है, हमारा सॉफ्टवेयर में भी वैसा रहता। कैपिटल के अंदर रिजर्व्स एंड फंड्स, जो आपके पास रिजर्व फंड के कितना है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कितना है फंड्स, कैपिटल रिजर्व फंड्स कितना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, बिल्डिंग फंड, जो भी अपना बैलेंस शीट में हमने भरा है इधर, ये उधर इसमें देख के इधर अपडेट करना है सर। सेम प्रोसेस फॉर ऑल। जिसके अंदर जो हेड किसके अंदर आना है वो एक बार बैलेंस शीट में देख के इसके अंदर हेड क्रिएट करना है। सर ये रिजर्व फंड तो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट डाल सकते हैं क्या?
हाँ, इधर रिजर्व फंड है ना, रिजर्व फंड के नीचे क्रिएट करना है, क्योंकि ये सबके लिए है सर, पूरा स्टेट के लिए है ना। अगर इसी के अंदर अपडेट करेगा तो सबको यही दिखेगा, इसलिए इसके अंदर एक हेड क्रिएट करना है, ये यूनिफॉर्म फॉर ऑल। ओके, We can create under this account, then we have to update the opening balance. Okay, Jitendra will continue next. One more question. In Yes, sir. case जो मेंबर लेवल का शेयर कैपिटल है, सपोज शेयर कैपिटल की इफ वी टॉक अबाउट शेयर कैपिटल, तो द सम ऑफ द मेंबर शेयर इज से 10 lakh. Okay, yes. And in balance sheet, the share capital for the individual is given as a different figure than the 10 lakh. Got it, sir. Got it. इसके अंदर आप बनाना है फाइनल ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से इतना डिफरेंस आया बोल के हेड अच्छा से समझाना हमको. Okay, so basically then at that point of time suppose करिए मेंबर का सम जो था वो 10 lakh Yes. है Yes, और sir. बैलेंस शीट में 12 lakh है, तो then Yes, sir. additional 2 lakh has to be created here. Yes, sir. ओके, एंड अगर कम है इधर बैलेंस शीट में, उधर मेंबर में ज्यादा रहता है, फिर अगर वो जो ऑडिटर उधर मेंटेन कर रहा है उनको नेगेटिव में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इधर नेगेटिव भी अपडेट कर सकता है सर. अगर वो नेगेटिव मना करेगा तो सन्डे डेबिटर के अंदर क्रिएट करना. अगर समझ गया ना सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नॉट वेरी मच. एक्चुअली फॉर दो केस हो सकते हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल इधर 67 lakhs है एग्जाम्पल सर, हमको 69 lakhs मिला. करेक्ट. तो 2 लाख फिर देना है मेंबरों को. राइट. इसीलिए हम इधर माइनस में अपडेट करने के ऑप्शन अगर कुछ लोग मेंटेन कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं मेंटेन करेगा. अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इधर डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं सर. डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो बैलेंस शीट और मेंबर लेवल. पॉजिटिव इन द सेंस मेंबर का ज्यादा है, बैलेंस शीट में कम है. हाँ, यस. नहीं सर, रिवर्स बोला आप. हाँ, फॉर एग्जाम्पल इधर 10,000 है, बैलेंस शीट में 10,000 है. ओके. मेंबर लेवल 8,000 आया. ओके. डिफरेंस 2,000 प्लस में रहता है ना सर. हाँ, समझ गया ना सर? ओके. हाँ, बैलेंस शीट माइनस एक्चुअल वाला, बैलेंस शीट माइनस मेंबर लेवल, कभी भी हम ऐसे करना है सर. ओके. बैलेंस शीट अमाउंट माइनस मेंबर लेवल. अगर उन्होंने 12,000 मिला हमको मेंबर लेवल, राइट. 10,000 माइनस 12,000 होगा तो माइनस 2,000 होगा ना. करेक्ट. अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपिटल के अंदर बनाएगा तो हमको इधर ही दिख जाएगा सर डिफरेंस अमाउंट भी. अगर हमने डेबिटर के अंदर बनाएगा तो इस डेबिटर के अंदर आएगा, इधर बनाएगा वो हेड. सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको पार्किंग अकाउंट में लेना है जो डिफरेंस है. पार्किंग अकाउंट ही बोल रहा हूँ सर, इधर पार्किंग अकाउंट ही नाम ही बोल रहा हूँ मैं. तो हमें यहाँ पार्किंग अकाउंट क्रिएट करना है या ऑडिट करते टाइम बैलेंस शीट में पार्किंग अकाउंट आता है वहां देना है? इधर भी 2 ऑप्शन है सर. इधर है ना. हाँ, सपोज यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये एज पर डीसीटी, ये एज पर बैलेंस शीट जी. इधर अमाउंट अपडेट किया तो इधर देख लो सर, इधर ही एग्जांपल है, मैं आपको दिखा दूं. सर अमाउंट लिखिए आप से. ठीक है, इधर एज पर बैलेंस शीट अपडेट किया, जो डिफरेंस अमाउंट है इधर आया. करेक्ट जी. क्रिएट पार्किंग अकाउंट क्लिक करेगा तो वो अपने आप क्रिएट होता. पार्किंग अकाउंट कौन से मॉड्यूल में क्रिएट होगा वो? सर अगर करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करना, नहीं तो ये प्रोसेस फॉलो करना, दोनों में एक. See, what we are doing here is we are also freezing the process, right? So let us make it uniform so that it is same across the state. So I think it is better to have the parking account separately rather than disturbing the balance sheet figure. Yeah, balance sheet. Yes, sir. That's why we are giving here, sir. Actually, we are taking input from various states. That's why we are giving here. We have to create parking accounts here only. इसीलिए मैं उधर नहीं बताया, आपने पूछ लिए तो इसीलिए बताया सर. करेक्ट.
हाँ हाँ तो बेसिकली सभी लोग क्लियर रहे इस चीज पे कि बैलेंस शीट वाला फिगर में केवल बैलेंस शीट डालें, जो भी यस सर डिफरेंस वो हम इधर से पार्किंग अकाउंट उसको क्रिएट करेंगे ताकि उसको ट्रेस करने में इट इज इजियर टू ट्रेस, एंड ऑल्सो इसको लॉक भी करना पड़ेगा अपने को इस फिगर को। यस सर ठीक है, when we click on DCT sign off entire data of the DCT will be locked sir. ओके Then we go to ERP where we have to enter day book data entries in the financial year from 1/4/23 1 April 23 to current date, as right? on date. Yes sir. ओके, बट सपोज Yes sir. उसके बाद साइन ऑफ के बाद वी फाइंड दैट देयर आर सम यू नो डिफरेंसेस ऑन द अकाउंट्स, फिर उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि Sir, दैट जो इज समथिंग व्हिच विल formality बी है वेरी प्रैक्टिकल। sir, we have created parking accounts. If we found the member, we have to Right. enter that date. We have to find. We have to enter the contra entry, which is parking account created ना sir. हाँ उसी समय हम पार्किंग अकाउंट जो हेड क्रिएट किया उसी को सिलेक्ट करके एंट्री करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेंबरशिप पार्किंग अमाउंट इतना है 79,263 सर, हमको 10 दिन के बाद नहीं तो 15 दिन के बाद एक मेंबर मिला है, उनका एक वोचर काटना है। ये पार्किंग अकाउंट पेमेंट साइड आएगा, रिसीट साइड शेयर डिपॉजिट आएगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, एक बार फिर से बताइए इसको। जो हमने ईआरपी में डाटा एंट्री कर रहा है, हमको 10 दिन के बाद एक मेंबर मिला हिस्सा में, ठीक है सर। उनका उनका एक एंट्री पास करना है डे बुक में। क्या है? रिसीट साइड, डे बुक मतलब रिसीट एंड पेमेंट रहता है सर, ठीक है। ये ट्रांसफर एंट्री बोलना। रिसीट साइड क्या होगा? मेंबर शेयर कितना उनका ओपनिंग है उतना चढ़ाना। उसके पेमेंट साइड जो पार्किंग हेड हमने क्रिएट किया उसी हेड को सेलेक्ट करना। जब ईआरपी ट्रेनिंग होता है ना सर, वो हम अच्छे से समझा देंगे सर। In that case also there can be two situations. One situation can be that some members share capital is registered there, but he or she does not hold any share. And another case can be there is some member whose share capital is missed. So that has to be added. So that has to be adjusted accordingly, right? Yes sir. Yes sir. Okay. Exactly. Shall we continue, sir? Other? Yeah. ऑलरेडी हमने बता अर्जुन जी दिया। अपनी टीम, अर्जुन जी अपनी टीम को यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? नहीं यहाँ सर, क्योंकि लेट ज्वाइन कर पाया तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं है, हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर कोई इश्यूज है। ओके ग्रेट, थैंक यू। वो फाइल प्लस ठीक है, आपका मेंबर लेवल का जो भी ना, सॉरी मेंबर लेवल तो हो गया था। तो ये जो सरकार और अन्य आईसीडीपी फंड ये होने के बाद सेमेज ऑलरेडी बीने सर ने बता दिए कि आपका जो रिजर्व फंड है आपको कहाँ कहाँ जगह में क्रिएट करना है। ये आपका कृषि ऋण, ये आपका रिजर्व निधि, भवन निधि, ये ऑलरेडी हमारे पास ये ग्रांट जो रिजर्व फंड में ये सब हेड है। तो उस हिसाब से उसके अंदर ये लेजर है, तो उस हिसाब से हमको हेड क्रिएट करके अकाउंट क्रिएट करके आपको ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना है। लायबिलिटी तरफ जो भी हेड्स है आपका बैलेंस शीट में वो पूरी इधर दिख जाएगा, ये पूरे इधर अपडेट करना है सर। जैसे कि ये है आपका, जैसे कि जो भी राज्य सरकार से प्राप्त है जो भी है उसका सेमेज आपको इसमें क्रिएट करना है। एक अदर लाइबिलिटीज में क्या है, बोरोइंग है, जो भी कोई मिल रहा है तो इंटरेस्ट वाला, तो अदर लाइबिलिटीज में सेमेज आपको इधर क्रिएट करना है। रिसीवेबल अदर लाइबिलिटीज क्रेडिटर है, अदर लाइबिलिटीज है, डिविडेंड कोई डिविडेंड देना है तो कोई जो भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो उस हिसाब से आपका बैलेंस शीट में जिस हिसाब से है। खाली हमको एक ही इधर होगा। अगर लायबिलिटी है तो पूरा क्रेडिट साइड भरता है। हम इधर देख लीजिए, गवर्नमेंट का अमाउंट है, क्रेडिट साइड का खाली P&L का हम 2 ऑप्शंस मिलता। P&L का मतलब क्या है? जो सोसाइटी प्रॉफिट में है क्रेडिट में अपडेट करना,
अगर जो सोसाइटी लास्ट में है डेबिट में अपडेट करना, खाली इधर ही 2 ऑप्शंस रहता, रिमेनिंग सारी एक ही रहता, असेट के अंदर डेबिट रहता, लायबिलिटी के अंदर क्रेडिट रहता, उधर कंफ्यूज ना होगा। खाली ये P&L अकाउंट एक ही अकाउंट है दोनों तरफ दिखने के लिए, इसलिए इधर 2 ऑप्शंस रहता। फिर से बोल रहा हूँ, सोसाइटी प्रॉफिट में है तो क्रेडिट साइड अपडेट करना, अगर लॉस में है तो डेबिट साइड अपडेट करना। ओके सर। अक्यूमुलेटेड अमाउंट यस। जो भी इधर हेड्स है उसके अंदर आप कोड लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा, इतना टफ तो नहीं है। और एक एक हेड भी एक्सप्लेन करना है सर, क्लियर सर पूरा। ये पूरा जो आपने बैलेंस शीट है इसमें देख के फिल करना, उसके बाद ओपनिंग ट्रायल बैलेंस निकालना है, इधर अमाउंट्स मैच होना, ग्रैंड टोटल्स, लायबिलिटी और असेट्स, तब ये पूरा काम हो चुका है बोल के हमारा डिसीजन। ये चार्ट ऑफ अकाउंट में क्लियर है ना सर? हाँ जी सर। Basically, chart of account is nothing but creating the balance sheet again, right? Yes sir, exactly. Right. पूरा होने के बाद ओपनिंग ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट निकाल करके आयरा तार्टिस जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके साइन लेके इधर साइन अप करेगा तो हमारा ERP URL प्रोवाइड करेंगे सर आप लोगों को। सर एक बार पार्किंग अकाउंट क्रिएट करना दिखाएंगे, उसमें क्या चीज मतलब क्या मांगता है? ये है ना सर, जो आपने अभी तक एंट्री DCT एंट्री किया वो इधर दिख जाए, ठीक है। एज पर DCT, ये एज पर बैलेंस शीट, आपका जो बैलेंस अमाउंट इसमें बैलेंस शीट में अमाउंट है वो अमाउंट इधर अपडेट करना, अपडेट करके सेव में क्लिक करेगा तो डिफरेंस अमाउंट अपने आप आएगा। ठीक है। आया मीटिंग मिला था। उसके बाद संजय जैन जी काइंडली म्यूट। एनी डाउट? हाँ ठीक है, म्यूट कर दीजिए। संजय जैन कौन है, इनको म्यूट कर दें। Can I mute for all sir? Yes, you can mute. क्लियर सर, ऑडिट ओपनिंग बैलेंसेस अगर बोलना है तो सर आप एक अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने पूरा म्यूट कर दिया। मैं अनम्यूट हूं, आप बताइए। एनी डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए सर, हम जवाब दे देंगे। सर वो पार्किंग अकाउंट क्रिएट करना आप बता रहे हैं? हाँ इधर ही है सर, खाली हम ऑडिट बैलेंस इधर एंट्री करके सेव में क्लिक करना, उसके बाद डिफरेंस अमाउंट इधर आएगा, इधर क्रिएट पार्किंग अकाउंट नाम से एक बटन है ना जी, इसमें क्लिक करेगा तो सारी जो आपने अपडेट इधर किया डिफरेंस अमाउंट वो अपने आप क्रिएट होगा, इसमें क्लिक करेगा तो। ओके, और वही ट्रायल बैलेंस में पार्किंग अकाउंट के नाम से शो हो जाएगा, राइट? हाँ पार्किंग अकाउंट नाम से शो हो जाएगा। इसको जो पार्किंग अकाउंट्स क्रिएट होंगे वो इंडिविजुअली हर एक हेड का होगा या देयर विल बी मॉड्यूल वाइज होगा सर, मॉड्यूल वाइज होगा। ओके, कैपिटल के एक, डिपॉजिट्स को एक, लोन्स को एक, ऐसा मॉड्यूल वाइज। राइट, जो वहां पे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं उसी मॉड्यूल के, लाइक 7 मॉड्यूल्स, अगर डिफरेंसेस आर देयर इन 7 मॉड्यूल्स, 7 पार्किंग अकाउंट्स विल बी क्रिएटेड। यस सर, यस सर। ओके, और उसमें पार्किंग अकाउंट में भी कुछ एडिट वगैरह का ऑप्शन रहेगा क्या? अगर है तो ठीक है सर, फिलहाल तो मेंटेन कर लीजिए, अगर स्टेट वाइज अगर रिक्वेस्ट आएगा तो हम उसके हिसाब से एक्ट कर लेंगे। क्योंकि until unless we go live and data migration होता है तब, till that point of time we will need to have the option of edit. Okay sir, we can't take the decision sir, we have to ask our no problem. जो भी है आप मेल कर लीजिए तो उसके हिसाब से एक्ट कर लेंगे सर। Yes, because the final picture will be clear after the migration audit only. Yes sir. सारे सर सब लोगों को पूरा समझ में आया ना? मेरा ख्याल से अभी पूरा क्लियर हो गया सोच रहा हूँ सर।
जी सर, अभी तक तो सभी क्लियर है। एक बार हम लोग इस पे काम करते हैं, अगर फिर कोई डाउट क्रिएट होता है या कोई कंफ्यूजन। ये सर हम हमेशा सपोर्ट देता है ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जब एंट्री करते समय एक दो डाउट्स होगा वो कॉमन है सर, एक ही बार पूरा तो समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, राइट। हाँ What you can do is, I think Mr. Vinay, right? यस सर, यस सर। Yeah. So you can please share the recording of this VC also, so that Sure, we sir, can sure. also look to, yeah. श्योर सर। नरसिंहपुर है DCCB नरसिंहपुर, क्या पूछना है आपको? अनम्यूट करके बोलिए। सर इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी सर, ये वेबसाइट? वेबसाइट की लिंक आपको नहीं मिलेगी। कहाँ से बोल रहे हो आप? नरसिंहपुर से? हाँ, नरसिंहपुर से सर। देखिए, DCT जो है अपना डेटा कैप्चर टीम की लिंक अपने को नहीं मिलेगी। अपने को मतलब DCCB को या पैक्स को नहीं मिलेगी। ये जो DCT वाला काम है वो अपने अतिशय लिमिटेड वाले लोग करेंगे, उनको वो लिंक मिलेगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड। अपने को जब वो डेटा भर लेंगे तो आपसे क्रॉस चेक कराएंगे। अच्छा सर। इसके पहले जो अपने को एक्सरसाइज करनी थी वो 145 कॉलम वाली, वो इसी के लिए अपने को करनी है कि ताकि वो लोग इसमें डेटा की फिर एंट्री एक एक से कर सकें। जी सर, जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? हेलो। हाँ जी।